इस वीडियो में क्लासरूम ऑफ इलाइट सेकेंड ईयर वॉल्यूम 1 के काफ़ी मेजर स्पॉयलर्स हैं। सो अगर तुमसे ये वीडियो गलती से क्लिक हो गई है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो। और जिन लोगों को स्पॉयलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। समरी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें एक्सप्लेन कर दूं। मैं इस वीडियो में हर छोटी छोटी लाइन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा और सिर्फ वही स्टोरीज को एक्सप्लेन करूंगा जो प्लॉट रेलिवेंट हो। इसलिए मैं इस नोवेल की साइड स्टोरीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरा कारण यह भी है कि मैं चाहता हूं तुम लोगों का लाइट नोवेल पढ़ने में इंटरेस्ट बने। लाइट नोवेल एक्चुअली एनिमे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सीन्स ऐसे हैं जो एनिमे में नहीं थे। सो अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी एक को भी लाइट नोवेल पढ़ने में इंटरेस्ट बनता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। सो फाइनली अगर किसी ने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखो, नहीं तो स्टोरी लाइन समझने में मुश्किल होगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सुबह 8 बजे आयानो कोजी अपने कमरे में ओवरऑल एबिलिटी यानी कि OAA एप्लीकेशन को चेक करता है। वो देखता है कि मैक्सिमम 157 पेयर्स में से 56 पेयर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। मीट एंड ग्रीट की वजह से इचिनोसे की क्लास ने काफ़ी पेयर्स बना लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के लो एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स ही थे। फिर वो चेक करता है कि कुशिदा ने क्लास 1A के यागामी के साथ पेयर फिक्स कर लिया है। आयानो कोजी नोटिस करता है कि फर्स्ट ईयर के क्लास D में से किसी ने भी स्टूडेंट ने अभी तक पेयर डिसाइड नहीं किया है। वो सोचता है कि उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं बिना पेयर के ही ना रह जाए, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होगा। आयानो कोजी के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उसे पता है कि अगर कोई भी उसके साथ पार्टनरशिप की बात करने के लिए आएगा तो वो उसे शक की नज़रों से देखेगा। उसने एप्लीकेशन की मदद से सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के नाम, उनके चेहरे और उनकी एकेडमिक एबिलिटी को याद कर लिया है, लेकिन अभी तक वो पता नहीं लगा पाया कि इनमें से व्हाइट रूम का स्टूडेंट कौन सा हो सकता है। व्हाइट रूम में जेंडर को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, इसलिए वो व्हाइट रूम के स्टूडेंट को जेंडर के बेसिस पर भी नहीं ढूंढ सकता। एक आइडिया उसे आता है कि व्हाइट रूम में सभी बच्चों को न्यूट्रिशनल और अच्छी डाइट वाला खाना दिया जाता था, इसलिए किसी भी बच्चे के मोटे या पतला होने के चांसेस नहीं थे। इसके बेसिस पर वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में व्हाइट रूम के स्टूडेंट को छांट सकता था। लेकिन इस आइडिया में भी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आयानो कोजी को स्कूल से बाहर करने के लिए वो काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे हो, तो वो जानबूझकर व्हाइट रूम के स्टूडेंट को मोटा या पतला कर सकते हैं ताकि उसे उन पर शक ना हो। वो उन्हें मार्क्स के बेसिस पर भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि व्हाइट रूम के स्टूडेंट को अपने मार्क्स कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आराम से A या A+ एकेडमिक स्कोर ला सकते हैं। आयानो कोजी फैसला लेता है कि ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। उसे खुद अपनी आंखों से सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देखना होगा, और अगर उसे लगेगा कि वो व्हाइट रूम का स्टूडेंट नहीं है तो वो उससे पार्टनरशिप कर लेगा। इसके बाद आयानो कोजी स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है। स्कूल जाने के रास्ते में आयानो कोजी को 2 फर्स्ट ईयर क्लास A की लड़कियां जाती हुई दिख जाती हैं। अच्छी एकेडमिक एबिलिटी होने के कारण दोनों ने पहले से ही अपने पार्टनर डिसाइड कर लिए थे। आयानो कोजी सोचता है कि उसे उन लड़कियों से बात करके अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने में उनकी हेल्प लेनी चाहिए, पर आयानो कोजी से हिम्मत नहीं होती कि वो अकेला उन लड़कियों से जाकर बात करे। वो हिराता की तरह नहीं था जो कैजुअली उनके पास जाकर अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने में उनसे हेल्प मांगे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से नानासे एक बड़ी सी स्माइल के साथ आयानो कोजी को गुड मॉर्निंग कहती है। नानासे पूछती है कि अगर उसे उन 2 लड़कियों के साथ कुछ काम है तो वो उसके लिए उनसे बात कर सकती है, लेकिन वो मना कर देता है। आयानो कोजी सोचता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट उससे बात करने के लिए आई हो सकता है कि वो स्कूल जाने से पहले उसका वेट कर रही हो और ठीक टाइम पर आकर उससे मिली हो। आयानो कोजी को हर उस स्टूडेंट पर शक है जो उसे पहले अप्रोच करे, जैसे कि फर्स्ट ईयर की इचिका। उसने भी पहले आयानो कोजी को अप्रोच किया था। उसके बाद नानासे आयानो कोजी से होजन के बर्ताव को लेकर उससे माफ़ी मांगती है। आयानो कोजी नोटिस करता है कि नानासे होजन के बिल्कुल ऑपोजिट है। नानासे उसे एक वेल बिहेव्ड, सबसे पोलाइट वे में बात करने वाली लड़की लगती है। वो याद करता है कि नानासे की एकेडमिक एबिलिटी B है और बाकी की एबिलिटीज़ में भी C+ या उससे ऊपर के स्कोर्स हैं। आयानो कोजी सोचता है कि देखने में तो नानासे एकदम आम लड़की की तरह है और ना ही उसमें कोई बुराई दिखती है, तो फिर वो क्यों क्लास D में है। क्लास D में तो वो बच्चे होते हैं जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उसकी क्लास के हिराता और कुशिदा देखने में तो परफेक्ट लगते हैं, पर असल में ऐसा केस नहीं है। हो सकता है कि नानासे के अंदर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम छिपी हो। आयानो कोजी पूछता है कि उसने अभी तक कोई पार्टनर क्यों नहीं चूज किया, तो इस बात पर नानासे उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आयानो कोजी नानासे को सजेस्ट करता है कि वो दोनों क्लासेस आपस में पार्टनरशिप करे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक एबिलिटी अच्छी है
वो उन पार्टनर के साथ पेयर हो रहे हैं जिनकी एकेडमिक एबिलिटी हाई है, ताकि वो टेस्ट में अच्छे स्कोर्स ला सकें। इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि कम एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स आपस में पेयर हो रहे हैं, जिससे उनके स्कूल से बाहर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। नानासे कहती है कि वो इस सिनेरियो को अवॉइड करना चाहेगी और मानती है कि उनकी क्लास का आयानो कोजी की क्लास के साथ पार्टनरशिप करना फ़ायदेमंद रहेगा, पर वो ये नहीं जानते कि उसकी क्लास के कितने बच्चे इस प्लान में शामिल होंगे, क्योंकि उसकी क्लास के अच्छे एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स प्राइवेटली अपनी मर्जी से पार्टनर चुन रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है होसेन। उनकी क्लास के काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी होसेन की बात को मानना शुरू कर दिया है। आयानो कोजी पूछता है कि नानासे की क्लास में क्या पोजीशन है। देखने में तो लग रहा था कि वो होसेन की हर बात को नहीं मान रही थी, तो नानासे पूरे कॉन्फिडेंस में कहती है कि वो वायलेंस के आगे कभी नहीं झुकेगी। फिर नानासे आयानो कोजी से पूछती है कि वो वायलेंस के बारे में क्या सोचता है, क्या वो प्रो वायलेंस है या फिर एंटी वायलेंस। आयानो कोजी बताता है कि अगर उसे उनमें से कोई एक को चुनना हो तो वो प्रो वायलेंस के साथ, यानी कि वो हिंसा का समर्थक है। नानासे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है कि वो भी प्रो वायलेंस के साथ है। नानासे उसे कहती है कि वो उनकी होसेन के साथ मीटिंग करवाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं देती। आयानो कोजी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो ये बात होरिकिता को बता देगा। आयानो कोजी बताता है कि होरिकिता क्लास 2D की लीडर है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अपने नंबर एक्सचेंज करके स्कूल की ओर जाने लगते हैं। आयानो कोजी स्कूल की एंट्रेंस के पास होरिकिता से मिलता है और उसे होसेन के साथ मीटिंग के बारे में बताता है। होरिकिता आयानो कोजी को कहती है कि फर्स्ट ईयर क्लास डी में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक कोई पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया है। फिर वो आयानो कोजी से सिचुएशन के रिगार्डिंग उसके पर्सनल एनालिसिस को सुनने के लिए कहती है। होरिकिता कहती है कि पूरे फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा अटेंशन अभी उन स्टूडेंट्स पर है जो एकेडमिकली अच्छे हैं, पर फर्स्ट ईयर क्लास डी के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन्हें अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला, क्योंकि जो 5 लाख पॉइंट्स की डिमांड उन्होंने की थी वो काफ़ी हाई थी। इतनी अमाउंट तो क्लास ए की लीडर साकायानागी ने भी ऑफर नहीं की होगी। होरिकिता को लगता है कि क्लास ए को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी ओर खींचने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी क्लास ए की इमेज स्टूडेंट्स में काफ़ी हाई है, जबकि रियोन की क्लास की इमेज क्लास ए के मुकाबले काफ़ी लो है, जिसके लिए उसने स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचने के लिए ज़्यादा पॉइंट यूज़ किए होंगे। होरिकिता को रियोन का प्लान समझ नहीं आता। उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लाने के लिए नेचुरली हर कोई चाहेगा कि उसके पास अच्छी एकेडमिक एबिलिटी वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, पर इसके लिए रियोन को क्लास ए के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और पॉइंट्स खर्च करने के मामले में रियोन की क्लास साकायानागी की क्लास से नहीं जीत सकती। और रही बात टेस्ट में फर्स्ट प्लेस लाने की, तो अगर रियोन टेस्ट में पहले नंबर पर आ भी जाता है तो टेस्ट के रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है जितना उसने फर्स्ट ईयर्स पे खर्च कर दिए हैं। खैर, होरिकिता कहती है कि रियोन के दिमाग को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी रही बात इचिनोसे की क्लास बी की, तो वो सभी फर्स्ट ईयर के साथ ट्रस्ट के बेस पर पार्टनरशिप बना रहे हैं, यानी कि वो किसी भी एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को अपनी ओर कर रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक एबिलिटी डी या उससे नीचे है वो इचिनोसे की क्लास के साथ जुड़ गए हैं। होरिकिता का प्लान अब उन स्टूडेंट्स को अप्रोच करना है जो एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट्स हैं, पर वो अभी भी क्लास डी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, जिसके लिए वो नानासे से मिलना चाहती थी, पर आयानो कोजी ने पहले से मीटिंग रखकर उसका काम आसान कर दिया। होरिकिता को लगता है होसेन की शुरू से ही उनकी क्लास पर नज़र थी। आयानो कोजी कहता है कि होसेन के साथ डील करना आसान नहीं होगा। होरिकिता मानती है कि होसेन के साथ पार्टनरशिप के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उसने बैकअप प्लान बना कर रखा है। होरिकिता ने हिराता और कुशिदा के जरिए यागामी की क्लास बी के साथ पार्टनरशिप के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। आयानो कोजी सोचता है कि अगर कुशिदा क्लास बी के कुछ स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींच लेती है तो उनकी क्लास की पार्टनरशिप प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। लंच ब्रेक के बाद हिराता होरिकिता को बताता है कि उसने सॉकर क्लब के कुछ फर्स्ट ईयर के साथ पार्टनरशिप की बात की थी, लेकिन उन्हें प्राइवेट पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने पार्टनरशिप से मना कर दिया। वो बताते हैं कि उन्हें क्लास ए और क्लास सी से काफ़ी प्राइवेट पॉइंट्स के ऑफर आए थे, लेकिन होरिकिता ये सुनकर हैरान होती है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक एबिलिटी सी या उससे भी नीचे थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट पॉइंट्स के ऑफर मिले थे। होरिकिता हिराता से उन स्टूडेंट्स के नाम पूछती है। वो नोटिस करती है कि जिन स्टूडेंट्स की एकेडमिक एबिलिटी लो थी उनकी दूसरी एबिलिटीज़ जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी हाई थी। इसका मतलब साकायानागी फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। जरूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर के साथ यही एक टेस्ट होगा, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में उन्हें फिर से कोई टेस्ट फर्स्ट ईयर के साथ देना पड़े, तब साकायानागी इन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करेगी। देखने वाली बात यह थी कि रियोन भी यही सब कर रहा था। उसके बाद हिराता वहां से चला जाता है।
होरिकिता आयानो कोजी से बात करती है कि क्लास डी के होने के कारण वो काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज में है। वो आयानो कोजी को नानासे से मीटिंग फिक्स करने को कहती है, लेकिन आयानो कोजी उसे पहले दूसरे बड़ी प्रॉब्लम से निपटने की बात करता है। आयानो कोजी केयाकी मॉल के बाहर इचिका का वेट कर रहा होता है। तभी इचिका वहां आती है और आयानो कोजी को शाबाशी देती है, क्योंकि एक तो वो लड़की के आने से पहले ही वहां खड़ा है, उसका वेट कर रहा है, और दूसरा वो अपने फ़ोन के साथ टाइम पास नहीं कर रहा था। आयानो कोजी नोटिस करता है कि इचिका काफ़ी स्मार्ट है। वो आयानो कोजी की इंटेंशन को समझ जाती है। आयानो कोजी ये दिखाना चाहता था कि वो अपनी कुकिंग को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसे फ़ोन पर रेसिपी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली इचिका उसकी इंटेंशन समझ जाती है। फिर दोनों मॉल में किचन यूटेंसिल्स के सेक्शन में जाते हैं, जहां इचिका एक कटिंग बोर्ड, बॉल, एक पोट और एक नाइफ बास्केट में डालती है। ऑफकोर्स इन सब के पैसे आयानो कोजी देगा। ये सब देखकर आयानो कोजी कहता है कि उसके पास तो ऑलरेडी ये सब सामान पड़ा है, तो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। लेकिन इचिका कहती है कि ये सब सामान वो उसके लिए खरीद रही है, ताकि कल को जब भी आयानो कोजी उसके लिए खाना बनाए तो वो सिर्फ इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करे। आयानो कोजी नोटिस करता है कि ये सब आइटम्स हाई क्वालिटी की और काफ़ी कॉस्टली हैं। इवन की फ्रूट नाइफ, जिसको पैटी नाइफ भी बोलते हैं, वो भी उसके अपने नाइफ से काफ़ी हाई क्वालिटी का था। इन सब का टोटल लगभग 15,000 पॉइंट से ऊपर चला जाता है। कंफर्म करने के लिए आयानो कोजी इचिका से पूछता है कि इन सब के पैसे कौन भरेगा। अनफॉर्चुनेटली जवाब में इचिका आयानो कोजी की तरफ इशारा करती है। रिमाइंडर के तौर पर इचिका आयानो कोजी को कहती है कि ये सब आइटम सिर्फ उसके लिए हैं, कि कल को अगर उसे आयानो कोजी के हाथ का बना कुछ खाना हो तभी वो इन आइटम्स का इस्तेमाल करे। उसके बाद दोनों खाने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं, जहां वो कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल और मीट बाय करते हैं। बेचारे आयानो कोजी के कुल 20,000 प्राइवेट पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों आयानो कोजी के कमरे में जाने लगते हैं। रास्ते में आयानो कोजी इचिका से पूछता है कि उसको अजीब नहीं लग रहा कि वो किसी अनजान लड़के के हाथ का बना खाना खा रही है। यूजुअली लोगों को टेस्ट और हाइजीन को लेकर प्रॉब्लम होती है, सो उसे क्या पता कि वो कैसा खाना बना रहा है या फिर सफाई से खाना बना रहा है कि नहीं। तो इचिका जवाब देती है कि ये सब तो फिर रेस्टोरेंट में भी होता है, किसी को क्या पता कि किचन में क्या चल रहा है। इससे अच्छा वो चाहेगी कि उसका खाना उसके सामने बने। वैसे भी अगर बाय चांस किसी कारण से उसके पास 0 पॉइंट रह जाते हैं तो वो कभी भी आयानो कोजी के पास आकर खाना खा सकती है। इसका मतलब अगर इचिका को आयानो कोजी का बना खाना पसंद आता है तो वो इमरजेंसी के टाइम पर उसके पास खाना खाने के लिए आ सकती है। आयानो कोजी सोचता है कि चलो इसी बहाने उसकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। आयानो कोजी ने पिछली रात को जितना हो सके होरिकिता से कुकिंग रिलेटेड ट्रेनिंग ली थी। देखते हैं उसकी ट्रेनिंग काम आती है या नहीं। इसके बाद दोनों आयानो कोजी के रूम में पहुंचते हैं। इचिका देखती है कि आयानो कोजी ने अपना कमरा साफ सुथरा रखा है। अपना बैग और खाने का सामान किचन में रखने के बाद आयानो कोजी इचिका को लिविंग रूम में बैठने को कहता है, जहां से वो साइड से आयानो कोजी को किचन में काम करते देख सकती है। आयानो कोजी ऐसा जानबूझकर करता है। वो चाहता तो उसे ऐसी जगह बिठा सकता था जहां से वो उसे बिल्कुल ना दिखे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसके बाद आयानो कोजी इचिका के लिए टीवी ऑन करके कॉफ़ी बनाने किचन में जाता है। इचिका उसे साइड से किचन में काम करता देख सकती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो फ़ोन पर रेसिपी देखकर चीटिंग ना करे। ये सुनकर आयानो कोजी अपना फ़ोन अपने बेड के पास चार्जिंग पर लगा देता है। फाइनली आयानो कोजी इचिका से पूछता है कि उसे कौन सी डिश खानी है, तो इचिका उसे टॉम यम गूंग बनाने को कहती है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, टॉम यम गूंग थाईलैंड की डिश है। डिश का नाम सुनकर आयानो कोजी सोचता है कि उसने तो ये डिश मुश्किल से कभी सुनी नहीं, बनाने की तो दूर की बात है। उसे तो ये भी नहीं पता कि इस डिश में क्या डलता है और इसे बनाने के क्या स्टेप्स हैं, तो इस प्रॉब्लम से वो कैसे निकलेगा। इसके लिए होरिकिता ने 2 प्लान बनाए थे। पहला ये कि वो आयानो कोजी को कुकिंग के बेसिक्स के बारे में सिखाएगी, जैसे कि सब्जियां कैसे छीलते हैं और उसे कैसे काटते हैं, ये सब। अब आयानो कोजी एक रात में ही सब कुछ सीख तो नहीं सकता, ना ही वो हर रेसिपी को याद कर सकता था। इसीलिए होरिकिता ने अपना दूसरा प्लान बनाया। होरिकिता ने सूडो का फ़ोन आयानो कोजी को दे दिया, जिसे उसने अपने बैग में छुपा लिया था। आयानो कोजी अपनी पॉकेट में से एक ईयरफोन निकालता है और उसे अपने कान पर लगा लेता है, जहां से होरिकिता की आवाज़ आती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और उसे टॉम यम गूंग की रेसिपी बताएगी। असल में सूडो का फ़ोन होरिकिता के फ़ोन से कनेक्टेड है, जिसे आयानो कोजी ईयरफोन की मदद से सुन रहा था। वो ईयरफोन को उस साइड पर लगाता है जहां इचिका की नज़र ना पड़े। शुरू करने से पहले होरिकिता आयानो कोजी को कहती है कि वो इचिका से पूछे कि उसे मेन डिश से पहले कुछ और तो नहीं खाना। इचिका उसे कुछ एप्पल छीलकर उसे देने को कहती है। होरिकिता ने पहले ही आयानो कोजी को चाकू चलाना सिखा दिया था।
कुछ आधे घंटे से ज़्यादा की मेहनत के बाद आयानो कोजी होरिकिता की हेल्प से टोमयम गुंग बना लेता है। अब बारी है इचिका के डिश को चखने की। आयानो कोजी कहता है कि जब तक वो खाने को ख़त्म करती है तब तक वो किचन की सफाई कर लेता है, लेकिन इचिका उसे उसके सामने बैठने को कहती है, जिसके बाद आयानो कोजी चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। आयानो कोजी सोचता है कि उसने डिश पूरी रेसिपी की तरह बनाई है। टेस्ट का उसे पता नहीं कि अच्छी बनी है या नहीं, क्योंकि उसने कभी यह डिश खाई ही नहीं थी। पूरी डिश खत्म करने के बाद इचिका अपना रिव्यू देती है। वह कहती है कि उसकी डिश ठीक ठाक ही थी, इतनी कोई टेस्टी नहीं थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो दोबारा खा ना पाए। इसके बाद इचिका बर्तन साफ करने के लिए किचन में जाती है। आयानो कोजी उसकी मदद करने के लिए उठता है, लेकिन वो उसे बिठा देती है और कहती है कि उसने आयानो कोजी को काफ़ी तंग किया है, तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। वैसे भी वो घर में अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। आयानो कोजी उससे अपने स्कोर के बारे में पूछता है। इचिका कहती है कि उसकी डिश का टेस्ट ठीक ठीक था, पर आयानो कोजी ने उसके लिए इतने प्राइवेट पॉइंट्स खर्च किए और उसने उसे काफ़ी तंग भी किया, तो वो सूडो से पार्टनरशिप के लिए रेडी हो जाती है। सारी किचन साफ करने के बाद इचिका अपने फ़ोन से सूडो को पार्टनरशिप की रिक्वेस्ट भेजती है। आयानो कोजी कहता है कि सूडो अभी बास्केटबॉल क्लब में बिजी है और बाद में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इचिका वापस जाने लगती है। आयानो कोजी उसे सूडो से पार्टनरशिप के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद इचिका खुश हो जाती है और उसकी और तारीफ करने को बोलती है। आयानो कोजी उससे एक फेवर मांगता है। इचिका समझ जाती है कि आयानो कोजी चाहता है कि वो उन दोनों की क्लासेस की एक दूसरे से मीटिंग करवाने में हेल्प करे, लेकिन वो इसे मना कर देती है। वो बताती है कि उसकी क्लास में किसी से नहीं बनती, उसके फ्रैंक नेचर की वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, सो वो हेल्प नहीं कर सकती। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इचिका के जाने के बाद आयानो कोजी सूडो के फ़ोन से कॉल कट कर देता है और अपने फ़ोन से होरिकिता को कॉल करता है। होरिकिता चैन की सांस लेती है कि सूडो की पार्टनरशिप की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। होरिकिता आयानो कोजी से पूछती है कि उसने क्यों इचिका से क्लास ए के साथ मीटिंग फिक्स करवाने की बात की, जबकि वो जानता है कि क्लास डी होने की वजह से वो फर्स्ट ईयर क्लास ए के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो आयानो कोजी कहता है कि ये सब उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए करा है। सबको पता है कि सेकेंड ईयर क्लास डी को पार्टनर्स ढूंढने में मुश्किल आ रही है। अगर वो उससे मीटिंग फिक्स करने की बात ना करे तो इचिका को शक हो सकता था। वो उसे ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता था कि वो पार्टनरशिप के लिए डेस्परेट हैं। वो नहीं जानता कि इचिका किस टाइप की लड़की है, उसका नेचर कैसा है। हो सकता है वो आज जो हुआ सबको जाकर बता दे। इसलिए आयानो कोजी ने उसे ऐसा इंप्रेशन दिया कि अगर क्लास ए के साथ उनकी मीटिंग फिक्स नहीं होती है तो उनके पास और भी प्लान्स हैं। ये सब सुनकर होरिकिता चुप हो जाती है। वो कहती है कि उसकी सोच इतनी कैलकुलेटिंग और क्लेवर कैसे हो सकती है, वो कैसे इतनी दूर की सोच सकता है। अब उसे पता चलता है कि क्यों उसका भाई आयानो कोजी में इतना इंटरेस्टेड था। लेकिन होरिकिता पूछती है कि वो अब उसे इतना कुछ डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि पहले वो उसे कुछ भी नहीं बताता था। आयानो कोजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और जब उसे नाना से मीटिंग के बारे में मैसेज आएगा तो वो उसे बता देगा। उसके बाद होरिकिता फ़ोन काट देती है। फ़ोन कट करने के सीधा ही आयानो कोजी किचन में जाता है और देखता है कि इचिका ने सब कुछ अच्छे से साफ किया है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। यह पहली बार हुआ कि आयानो कोजी ने किसी फर्स्ट ईयर के साथ इतनी पास से इंटरेक्ट किया हो। अगर इचिका वाइट रूम से है तो उसने जरूर कुछ ना कुछ छेड़खानी की होगी, लेकिन आयानो कोजी को ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। इचिका की बातों और हरकतों से ऐसा लग रहा था कि इचिका एक नॉर्मल स्टूडेंट है। ऐसा बिहेवियर एक वाइट रूम के स्टूडेंट के लिए करना काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसकी लिस्ट से बाहर है। उसे होजन और नानासे पे भी शक है, क्योंकि पहली नज़र में ही वो दोनों उसे देख रहे थे, जबकि वो उनसे अभी मिला भी नहीं था। रात को आयानो कोजी को नानासे का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे कल क्लास के ख़त्म होने के बाद मिलने की बात करती है। उसी दिन जब आयानो कोजी इचिका के लिए डिश बना रहा था, तब किसी जगह पर क्लास 2A के साकायानागी, कामुरो और कितो डिस्कशन कर रहे होते हैं। कामुरो बताती है कि वो जिन भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं उन्हें रियून की क्लास भी अप्रोच कर रही है, और ऊपर से उन्हें क्लास ए की इनविटेशन रिजेक्ट करने के लिए अलग से 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स भी ऑफर कर रहे हैं। और अगर वो क्लास सी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं तो उन्हें 1 लाख प्राइवेट पॉइंट्स, और टेस्ट में अगर 501 मार्क्स या उससे ऊपर मार्क्स लाते हैं तो अलग से 1 लाख पॉइंट्स ऑफर कर रहे हैं। टोटल 2 लाख पॉइंट्स। कामुरो पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, ज़्यादा पॉइंट यूज़ करने चाहिए। साकायानागी कहती है कि पॉइंट्स की गेम में वो कभी नहीं हार सकते, पर वही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करने में मज़ा नहीं। वैसे भी उसकी क्लास और रियून की क्लास में एकेडमिक एबिलिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वो फर्स्ट ईयर के अच्छे एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर भी लेते हैं तब भी वो टेस्ट में उनसे कम्पीट नहीं कर सकते।
अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हमारे जीतने के चांसेस 50% तक हैं। लेकिन कामूरो कहती है कि इसका मतलब उनके हारने के 50% चांस भी हो सकते हैं। साकायानागी कहती है कि अगर वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पॉइंट ऑफर करेंगे तो रियूएन उसे ज़्यादा पॉइंट्स देने की बात करेगा। ऐसे करते करते पॉइंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे और एंड में फर्स्ट ईयर्स को अपनी ओर करने के लिए वो फालतू में काफ़ी सारे पॉइंट्स खर्च कर देंगे। तो इसका मतलब हम पॉइंट्स यूज़ नहीं करेंगे? कामूरो पूछती है। साकायानागी हाशिमोतो को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो सभी फर्स्ट ईयर्स को बताए कि वो उन्हें रियूएन की ऑफर से ज़्यादा पॉइंट्स देगी, पर जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पार्टनरशिप के लिए मान जाएं तो उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट फाइनल ना करे। साकायानागी बताती है कि रियूएन की स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है, उसने ज़बरदस्ती साकायानागी को इस मनी गेम में फंसा दिया है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी कि वो उन्हीं फर्स्ट ईयर्स को अप्रोच करेगा जिन्हें साकायानागी की क्लास अप्रोच कर रही है, वो स्ट्रैटेजी गलत है। क्योंकि रियूएन की क्लास की एकेडमिक एबिलिटी अच्छी नहीं है, उसे उन्हीं स्टूडेंट्स पर फोकस करना चाहिए था जो एकेडमिक एबिलिटी में अच्छे थे। लेकिन कामूरो कहती है कि इसका मतलब रियूएन के पास काफ़ी सारे प्राइवेट पॉइंट्स हैं। लेकिन साकायानागी कहती है कि ऑफर करने के लिए प्राइवेट पॉइंट्स होना जरूरी नहीं, वो जितने मर्जी ऑफर करे, लेकिन अगर वो किसी को पॉइंट्स ही नहीं देगा तो ऑफर का कोई मतलब ही नहीं। साकायानागी अगर चाहती तो अपनी क्लास ए की रेपुटेशन के ऊपर ही वो अकेले स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर सकती थी, लेकिन रियूएन ने पॉइंट्स ऑफर करके साकायानागी को मजबूर कर दिया खुद के पॉइंट्स ऑफर करने के लिए। अगर साकायानागी को स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स यूज करने भी पड़े तो भी इसमें रियूएन का ही फायदा है, क्योंकि उसने सक्सेसफुली साकायानागी को फोर्स किया अपने प्राइवेट पॉइंट यूज करने के लिए। कामूरो कहती है कि ये तो उनके लिए बुरा होगा, तो मतलब रियूएन अपने प्लान में सक्सेसफुल रहा। साकायानागी कहती है कि उसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रियूएन को लगता है कि क्लास ए की रेपुटेशन टेम्परेरी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफर करके सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामूरो को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो रियूएन के इशारों पे नाच रही है, लेकिन उसे पता है साकायानागी ऐसा नहीं होने देगी। साकायानागी उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि ये स्पेशल एग्ज़ाम तो बस शुरुआत है, अभी तो वह बस एक दूसरे के मूव्स को ही देख रहे हैं। उसी दिन दूसरी तरफ रियूएन, इबुकी और इशिजाकी कैरोके रूम में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। इशिजाकी बताता है कि जिस फर्स्ट ईयर को वो अप्रोच कर रहे थे उसने रियूएन के 2 लाख पॉइंट वाले ऑफर को होल्ड पर रख दिया है, जिसे सुनकर इबुकी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या इनके लिए 2 लाख पॉइंट्स भी कम हैं। इशिजाकी बताता है कि साकायानागी की क्लास ने भी उन्हें इतने ही पॉइंट ऑफर किए हैं, तो शायद इसलिए उन्हें होल्ड पर रखा है। रियूएन कहता है कि वो इनके ऑफर को बढ़ा दे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करे कि पार्टनरशिप करने पर 1 लाख पॉइंट और टेस्ट में 501 से ज़्यादा स्कोर लाने पर 2 लाख बाकी के पॉइंट्स। लेकिन वो जानता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो साकायानागी की क्लास के काउंटर ऑफर का वेट करेंगे। इबुकी कहती है कि वो पॉइंट्स के मामले में साकायानागी से कम्पीट नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते तो उनकी क्लास की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। रियूएन कहता है कि क्लास ए की रेपुटेशन बस दिखावे की है, उनको काफ़ी झटका लगेगा जब उनकी रेपुटेशन नीचे गिरेगी। इबुकी कहती है कि लेकिन फिर भी वो हर स्टूडेंट को इतने सारे पॉइंट नहीं दे सकते, तो रियूएन कहता है कि वो इन बेशरम स्टूडेंट्स को एक भी पॉइंट देने का नहीं सोच रहा। अभी के लिए वो बस इन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देख रहा है। जो स्टूडेंट्स पैसे लेकर उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं वो उन्हें बाद में भी पैसे देकर अपना काम करवा सकते हैं। उसे इंटरेस्ट है उन स्टूडेंट्स में जो ये छोटी सी पॉइंट्स की बैटल को छोड़कर उसके पीछे के बड़े प्लान के बारे में समझ रहे हैं। वो कहता है कि शुरू में सभी को पता था कि स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने के लिए पॉइंट्स की बैटल होगी, पर कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट शुरू में ही रियूएन की क्लास के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो गए। रियूएन ने जो सबसे पहले ऑफर किया था वो था कि पार्टनर बनने की एग्रीमेंट पर 50,000 पॉइंट्स और टेस्ट के बाद बाकी के 50,000 पॉइंट्स। ये ऑफर कोई ज़्यादा बड़ा ऑफर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इस ऑफर के लिए मान गए। जो भी इस ऑफर को मानता रियूएन उसके साथ फेस टू फेस एग्रीमेंट करता। रियूएन मानता है कि वो थोड़ा डरा धमका के पॉइंट्स को और भी कम करवा लेता। रियूएन ये देखना चाहता है कि किस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि वो साकायानागी से ज़्यादा बेहतर है। उसे सिर्फ उन स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट है जो स्मार्ट हैं और ये बात को समझते हैं। रियूएन लंबी गेम के बारे में सोच रहा था। उसका प्लान क्लास ए को अपने साथ नीचे गिराने का था। क्लास खत्म होने के बाद आयानो कोजी और होरिकिता लाइब्रेरी जाते हैं, जहां नानासे ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। लाइब्रेरी में पहुंचते ही उन्हें क्लास सी की शीना हियोरी मिलती है।
आयानो कोजी उसके साथ कैजुअल बात करता है, जिसके बाद हियोरी उन्हें लास्ट की सीट में बैठने को कहती है, जहां वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और उन्हें दूर से कोई आता हुआ आराम से दिख भी जाएगा। नानासे के आने से पहले होरिकिता आयानो कोजी से पूछती है कि क्या वो अच्छे से स्टडी कर रहा है, क्योंकि इस टेस्ट में उन दोनों ने कम्पीट करने का सोचा है। होरिकिता के पास एडवांटेज है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकती है। आयानो कोजी कहता है कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, वो बीच में टाइम निकाल लेता है। वो सोचता है कि क्या होरिकिता को टाइम मिलता है स्टडी के लिए। उसे क्लास को संभालना होता है, दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता है, फिर अपने लिए टाइम भी निकालना होता है। आयानो कोजी उससे इसके बारे में बात करने ही वाला होता है कि नानासे वहाँ आ जाती है। नानासे वहाँ अकेली आती है, इसका मतलब होसेन ने उनसे मिलने से मना कर दिया। नानासे के आने पर होरिकिता अपना इंट्रोडक्शन देती है। यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से अच्छे से आमने सामने मिलते हैं। होरिकिता सीधा पूछती है कि उनकी क्लास की इस एग्ज़ाम को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि उनकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है। वो पूछती है कि होसेन ने कैसे अपनी क्लास को अपने अंडर करने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए, लेकिन नानासे ये सब बताने से मना कर देती है। वो अपनी क्लास के किसी भी सीक्रेट को किसी बार वाले को नहीं बता सकती। उसके बाद होरिकिता नानासे से उनकी क्लास के बीच कोलैबोरेशन के बारे में बात करती है कि कैसे वो एक दूसरे के लो एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को हाई एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट के साथ पेयर कर सकते हैं। नानासे कहती है कि वो इस ऑफर के लिए हाँ तो करना चाहती है, लेकिन होसेन ऐसा होने नहीं देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी क्लास के लो एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे। आगे चलकर उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नानासे चाहती है कि उनकी क्लास में एक यूनिटी हो, जो होसेन के मेथड से नहीं हो सकता। होरिकिता नानासे से पूछती है कि क्या उसे होसेन से डर नहीं लगता। जवाब में नानासे सीधा ना बोलती है। ये बोलकर वो आयानो कोजी की तरफ देखती है। आयानो कोजी ये बात नोटिस कर लेता है। आयानो कोजी को नानासे पर थोड़ा शक तो है, लेकिन अगर नानासे की मदद से उनकी क्लास के बीच पार्टनरशिप हो जाती है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। नानासे एक दूसरे के बीच पार्टनरशिप के लिए रेडी तो है, पर प्रॉब्लम वही है कि होसेन इस पार्टनरशिप के लिए फ्री में नहीं मानेगा। ये देखकर आयानो कोजी कहता है कि उसे नहीं लगता कि होसेन ये प्राइवेट पॉइंट सिर्फ अपने लिए मांग रहा है। अगर ऐसा होता तो वो अपने लो रैंक एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी पार्टनर ढूंढता, या फिर वो ये भी कर सकता था कि लो रैंक स्टूडेंट्स के सारे प्राइवेट पॉइंट्स अपने पास रख लेता, ये कहकर कि वो उनके लिए पार्टनर ढूंढ देगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी क्लास को कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चला रहा था। अगर कोई स्टूडेंट इस रूल को तोड़ता तो होसेन और उसके साथी उस स्टूडेंट को क्लास में पूरी तरह इग्नोर करने लगते। इसलिए उनमें से कोई होसेन के खिलाफ नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कोई पार्टनर ढूंढने की कोशिश की। होरिकिता पूछती है कि क्या नानासे अपनी ओर से कोशिश करके कुछ स्टूडेंट्स को उनकी तरफ नहीं कर सकती। नानासे कहती है कि उसने कोशिश तो की थी, पर कोई भी होसेन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। आयानो कोजी होरिकिता को कहता है कि अगर उन्हें थोड़े स्टूडेंट ही चाहिए तो वो प्राइवेट पॉइंट को यूज़ कर ही सकती है। होरिकिता कहती है कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन ना बची तो ज़रूर, पर वो क्लास डी के साथ प्राइवेट पॉइंट के बेसिस पर रिलेशन नहीं बनाना चाहती। नानासे इस बात का मतलब पूछती है। होरिकिता कहती है कि उन दोनों के क्लासेस अलग अलग ग्रेड में हैं। इस बार के टेस्ट में उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं, मतलब कि टेस्ट में फेल होने की पेनल्टी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, जबकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेनल्टी इतनी हैवी नहीं। लेकिन ऐसी पोजीशन हर बार नहीं रहेगी। क्या पता कल को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ऐसा टेस्ट देना पड़े जिसमें पेनल्टी एक्सपल्शन हो और उनको पॉइंट्स की ज़रूरत पड़े, तब वो लोग क्या करेंगे। इसलिए वो उनके साथ ट्रस्ट के बेस पर इक्वल रिलेशन बनाना चाहती है। होरिकिता का मतलब था कि कल को अगर उनकी क्लास किसी प्रॉब्लम में फंसती है तो वो उनकी हेल्प कर सकती है। नानासे कहती है कि वो इस बात को अच्छे से समझती है, लेकिन ये बात उसकी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं समझते। उनकी प्रायोरिटी अभी प्राइवेट पॉइंट्स बचाना है। उन्हें लगता है कि फ्री में किसी के साथ पार्टनरशिप करना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। सो होरिकिता के सामने अभी 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, एक होसेन और दूसरा वो हाई एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स जिन्हें पार्टनरशिप एक्सेप्ट करने के लिए प्राइवेट पॉइंट्स चाहिए। इसके लिए होरिकिता होसेन से फेस टू फेस मिलना चाहती है। नानासे होसेन को कॉल लगाने के लिए लाइब्रेरी से बाहर जाती है। नानासे के जाने के बाद होरिकिता आयानो कोजी से पूछती है कि क्या उसका क्लास डी के साथ पार्टनरशिप करने का आइडिया ठीक है। आयानो कोजी कहता है कि फ्यूचर के बारे में सोचकर उनके साथ रिलेशन बनाना कोई बुरी स्ट्रेटजी नहीं। सकायानागी और रियोन भी अपनी रेपुटेशन और प्राइवेट पॉइंट के बेसिस पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं। रही बात इचिनोसे की, तो वो फर्स्ट ईयर के वीक एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की मदद करके उनके साथ रिलेशन बना रही है। होरिकिता का मेथड भी इचिनोसे जैसा ही है, फर्क बस इतना है कि वो एक सिंगल क्लास के साथ ये रिलेशन बना रही है। आयानो कोजी होरिकिता को कहता है कि वो एक अच्छी लीडर बन रही है,
जो बाकी क्लास के लीडर के साथ मुकाबला कर सकती है। होरिकिता देखती है कि नानासे बाहर से उन्हें इशारा कर रही है। बाहर पहुंचकर नानासे होरिकिता को अपना फ़ोन पकड़ाती है, जहां होजेन की कॉल होती है। होरिकिता होजेन से मिलने को बोलती है पर वो मना कर देता है। नानासे भी होजेन को एक बार होरिकिता से मिलने को बोलती है, लेकिन होजेन कहता है कि अगर वो प्राइवेट पॉइंट्स नहीं दे सकती तो उससे मिलने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो फ़ोन काट देता है। नानासे दोनों से माफ़ी मांगती है। होरिकिता को पता था कि होजेन को मनाना इतना आसान नहीं होगा। होरिकिता कोई और प्लान सोचने की बात करती है, लेकिन कहती है कि वो इस हफ्ते के ख़त्म होने से पहले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। एटलीस्ट होजेन को आइडिया तो है कि होरिकिता उससे क्या चाहती है। उसके बाद आयानो कोजी और होरिकिता वापस जाने लगते हैं। रास्ते में होरिकिता आयानो कोजी से उसके पार्टनर के बारे में पूछती है कि वो अपना पार्टनर खुद ढूंढना चाहता है या फिर वो उसकी कोई हेल्प करे। आयानो कोजी कहता है कि उसने एक पार्टनर के बारे में सोच रखा है, पर वो उसके बारे में अभी इतना नहीं जानता। उसे लगा था कि आज वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयानो कोजी कहता है कि इस हफ्ते के एंड तक उसे पता चल जाएगा कि वो उस स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप कर सकता है या नहीं। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रात को आयानो कोजी किचन में कोई डिश बना रहा होता है। ऑफकोर्स इस बार वो खुद रेसिपीज और वीडियोस देखकर दोबारा से टॉम यम गुंग बनाने का ट्राई करता है। आयानो कोजी को डिश का टेस्ट काफ़ी यूनिक लगता है। किचन से फ्री होने के बाद आयानो कोजी को कारुइजावा का फ़ोन आता है। आयानो कोजी ने कारुइजावा से कुछ पता करने के लिए कहा था। वो ये जानना चाहता था कि उसने जो चाकू खरीदा था, यानी कि जो पैटी नाइफ उसने इचिका के कहने पर खरीदा था, वो अब तक कितने बिके हैं। कारुइजावा बताती है कि पूरे साल में अप्रैल से सिर्फ एक ही बिका था, पर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जो इस नाइफ को खरीदने वाला था, लेकिन एक दूसरा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट वहां आ जाता है जो उसे उस नाइफ को खरीदने से रोकता है, जिसकी वजह से वो वहां से बिना नाइफ खरीदे चला जाता है। कारुइजावा आयानो कोजी को उस लड़के का नाम बताती है जो उस नाइफ को खरीदने वाला था। आयानो कोजी उससे पूछता है कि क्या उसे उस स्टूडेंट का नाम पता है जिसने उस लड़के को नाइफ खरीदने से रोका था। कारुइजावा कहती है कि स्टोर के क्लर्क को उस स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता, पर वो इतना जानती है कि वो स्टूडेंट एक लड़की थी। आयानो कोजी को लगा था कि इस इन्फॉर्मेशन से उसे उस स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसने जैसा सोचा था उसके ठीक उल्टा हुआ। उसे कुछ आइडिया नहीं कि उस स्टूडेंट ने ये सब क्यों किया। उसके बाद आयानो कोजी कारुइजावा से इस टेस्ट के लिए उसके चुने हुए पार्टनर के बारे में पूछता है। कुशिदा की हेल्प से कारुइजावा को क्लास 1B से एक अच्छी एकेडमिक एबिलिटी वाला स्टूडेंट एज ए पार्टनर मिल जाता है। आयानो कोजी को पता चलता है कि कारुइजावा अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस नहीं थी। इसके लिए आयानो कोजी उसे कल 6 बजे के बाद अपने रूम में पढ़ने के लिए बुलाता है। 5वें दिन फ्राइडे को टोटल 81 पार्टनरशिप कंफर्म हो चुकी हैं, जिसमें से क्लास 2D के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने लिए पार्टनर्स कंफर्म कर लिए थे। कुशिदा और यागामी की हेल्प से कारुइजावा, साकुरा और हारुका को भी पार्टनर्स मिल गए थे, लेकिन यागामी अपनी क्लास का लीडर नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता था। अभी भी क्लास 2D में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कोई पार्टनर नहीं था, जैसे कि होरिकिता, हिराता, केसे और कोएंजी। होरिकिता कोएंजी के पास जाती है और कहती है कि उसने अभी तक कोई पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया। वो स्मार्ट है, अगर वो इके जैसे स्टूडेंट के साथ भी पेयर हो जाता है तो आसानी से 400 मार्क्स लेकर तो आ ही सकता है, इसलिए होरिकिता को उसकी फिक्र नहीं। लेकिन कोएंजी कहता है कि वो इस स्पेशल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसका पार्टनर मिनिमम स्कोर ले आता है तो बाकी के स्कोर लाने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। होरिकिता पूछती है कि इसका मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो किसी के साथ भी पार्टनरशिप करे। इससे अच्छा वो उसके लिए कोई पार्टनर ढूंढ देती है ताकि 5% पेनल्टी का रिस्क ना रहे। लेकिन कोएंजी साफ मना कर देता है, क्योंकि वो तो ऐसा ही है। उसे यह नहीं पसंद कि होरिकिता उसका इस्तेमाल करे। आयानो कोजी सोचता है कि अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि जिसमें जीतने के लिए कोएंजी की मदद लेनी पड़ती है, तो वो ऐसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगा जहां वो पहले ही ऐसी सिचुएशन में ना फंसे। यह सब सुनकर होरिकिता पीछे हट जाती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि वो ऐसा हर बार नहीं कर सकता। अगर कल क्लास को उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे उनकी हेल्प करनी होगी। कोएंजी कहता है कि वो समझ सकता है कि उन्हें क्यों उस जैसे परफेक्ट स्टूडेंट की हेल्प चाहिए, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। होरिकिता फ्रस्ट्रेट है कि अगर कोएंजी सीरियस हो जाए तो उनकी क्लास कितनी स्ट्रांग हो सकती है। आयानो कोजी कहता है कि अगर वो होरिकिता की जगह होता तो वो कभी भी कोएंजी पर डिपेंड ना रहता। उसके अकॉर्डिंग कोएंजी एक इम्पॉसिबल केस है, लेकिन होरिकिता पीछे नहीं हटती। क्लास खत्म होने के बाद आयानो कोजी और होरिकिता नानासे से मिलने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, जहां फर्स्ट और सेकंड ईयर के काफ़ी स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। आयानो कोजी की नज़र हियोरी पर पड़ती है,
जो उनके पास आकर उन्हें बताती है कि उसने पहले से ही उनके लिए अलग से सीट रिजर्व करके रखी हुई है। ये कहकर हियोरी वहां से चली जाती है। आयानो कोजी और होरिकिता वहां बैठकर नानासे का वेट करते हैं। काफी टाइम निकल जाने के बाद नानासे वहां आती है और लेट होने के लिए उनसे माफी मांगती है। वो बताती है कि वो होजन को साथ चलने के लिए मना रही थी, लेकिन होरिकिता उसे अकेला देखकर समझ जाती है कि होजन ने मीटिंग से मना कर दिया। वो पूछती है कि होजन ने उसे यहाँ आने से रोका नहीं। नानासे बताती है कि होजन ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी फाइनल नहीं होगा। होरिकिता मानती है कि बिना फेस टू फेस मीटिंग किए कुछ नहीं हो सकता। नानासे होरिकिता से एक बार फिर पूछती है कि वो सीरियसली उनसे बिना पॉइंट के पार्टनरशिप करना चाहती है। होरिकिता के हाँ कहने पर नानासे होरिकिता को एक प्रपोजल देती है। नानासे कहती है कि अगर होरिकिता होजन से फेस टू फेस मिलकर इक्वल पार्टनरशिप की बात करेगी तब भी होजन उसके ऑफर को रिजेक्ट ही करेगा। वो बिना पॉइंट्स के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे अच्छा होरिकिता को नानासे के साथ सीक्रेट में एग्रीमेंट करना चाहिए। नानासे कहती है कि उसे होजन के क्लास चलाने के तरीके पसंद नहीं और क्लास में काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें होजन पसंद नहीं, इसलिए वो फर्स्ट ईयर क्लास डी की लीडर बनेगी। इसके लिए वो होरिकिता की क्लास के साथ रिलेशन बनाना चाहती है। आयानो कोजी और होरिकिता दोनों ने यह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। होरिकिता कहती है कि उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो ये डिसाइड कर सके कि नानासे और होजन में से क्लास के लिए कौन सा अच्छा लीडर रहेगा। वैसे भी उनके पास ये सब करने का ज्यादा टाइम नहीं। ऊपर से अगर होजन को इस बात का पता लगा तो वो उनकी क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नानासे कहती है कि वो ये सब एग्रीमेंट सीक्रेट रखेंगे जब तक स्पेशल एग्जाम शुरू नहीं होता। वो कहती है कि वो इस बात की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि जो स्टूडेंट उनके साथ कोऑपरेट करेंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। होरिकिता कहती है कि इस प्रपोजल से तो उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाएंगी, लेकिन वो कहती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को और होरिकिता के ट्रस्ट को खोना नहीं चाहती। होरिकिता कहती है कि वो अब और भी ज्यादा श्योर है कि वो उनकी क्लास के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, लेकिन वो नानासे के प्रपोजल को ठुकरा देती है। वो कहती है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अगर वो होजन को अपनी साइड कर ले, और उसे ये भी लगता है कि नानासे क्लास की लीडर नहीं बनना चाहती, उसे बस होजन के तरीके नहीं पसंद। ऊपर से अगर होजन और नानासे अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी क्लास दो हिस्सों में बंट जाएगी, जो वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए वो अभी भी होजन के साथ मीटिंग करना चाहती है। नानासे कहती है कि ये भी हो सकता है कि अगर मीटिंग फेल हो गई तो कल को वो उनकी क्लास के साथ कभी भी कोऑपरेट ना कर पाए। होरिकिता उसके लिए तैयार है। वो कहती है कि वो पूरा श्योर है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। उसे लगता है कि होजन भी अभी यही सोच रहा होगा। ये सब सुनकर नानासे बताती है कि वो शुरू से ही होजन को पार्टनरशिप के लिए मनाने वाली थी। ये तो बस होरिकिता के लिए एक टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि होरिकिता उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर होरिकिता अपनी क्लास के फायदे के लिए नानासे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो नानासे होरिकिता की क्लास के साथ पार्टनरशिप करने से मना कर देती। नानासे होरिकिता से संडे को मीटिंग फिक्स करने की बात करती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो होजन को किसी भी तरह मीटिंग में लाएगी। होरिकिता एक बार आयानो कोजी को देखती है। आयानो कोजी इस मीटिंग के लिए हाँ में इशारा करता है, जिसे देखकर होरिकिता मीटिंग के लिए मान जाती है और नानासे से किसी ऐसी जगह मीटिंग रखने को बोलती है जहां होजन की हरकतों से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। नानासे कैरियोकी रूम में मीटिंग फिक्स करती है। इसके बाद होरिकिता के फोन पर मैसेज आता है जहां उसे स्टडी ग्रुप के लिए बुलाया है। मैसेज पढ़ने के बाद होरिकिता वहां से चली जाती है। लाइब्रेरी में नानासे और आयानो कोजी अकेले रह जाते हैं। नानासे नोटिस करती है कि होरिकिता काफी बिजी रहती है। आयानो कोजी उसे कहता है कि क्लास के स्टूडेंट्स को एक साथ रखने के लिए ये सब करना जरूरी है। नानासे होरिकिता से इम्प्रेस होती है और अगले साल तक उसके जैसा इम्प्रेसिव बनने की सोचती है। आयानो कोजी उससे पूछता है कि वो कैसे होजन को मीटिंग में आने के लिए मनाएगी। इससे पहले कि नानासे इस सवाल का जवाब दे, वो आयानो कोजी से पूछती है कि होरिकिता क्लास की लीडर है, लेकिन वो उससे डिफरेंट है। वो जानना चाहती है कि आयानो कोजी किस तरह का इंसान है। वो कहती है कि उसे लगता है कि आयानो कोजी एक इविल और डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग है, यानी कि एक बुरा और घिनौना इंसान है। आयानो कोजी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब तक नानासे जितनी भी बार आयानो कोजी से मिली है, उसके मुताबिक नानासे के पास आयानो कोजी की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आयानो कोजी को लगता है कि नानासे व्हाइट रूम की स्टूडेंट हो सकती है। ऐसा सोचने के कुछ कारण थे। व्हाइट रूम के स्टूडेंट का मिशन आयानो कोजी को स्कूल से बाहर निकालने का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। व्हाइट रूम का स्टूडेंट जरूर आयानो कोजी को देखना और परखना चाहेगा और उसे साबित करना चाहेगा कि वो आयानो कोजी से बेहतर है। लेकिन नानासे की ये बात उसे व्हाइट रूम के स्टूडेंट से मेल खाती नहीं लगती। नानासे कहती है कि जब वो उससे बात करती है तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा लगता है। आयानो कोजी कहता है कि इसका मतलब नानासे उसे नॉर्मल स्टूडेंट नहीं मानती। नानासे बात को आगे नहीं बढ़ाती और दोनों लाइब्रेरी से जाने लगते हैं।
जाते जाते नानासे से बात करने पर आयानो कोजी को पता लगता है कि इस साल के फर्स्ट ईयर को शुरू में 800 क्लास पॉइंट्स ही मिले थे, जबकि आयानो कोजी की क्लास को शुरू में 1000 क्लास पॉइंट्स मिले थे। आयानो कोजी नोटिस करता है कि स्कूल ने यह बात फर्स्ट ईयर्स को नहीं बताई। वो आगे नानासे को बताता है कि उनकी क्लास की एवरीडे एक्टिविटीज भी क्लास पॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं। आयानो कोजी नोटिस करता है कि नानासे कुछ सोच रही है, लेकिन बस 1 सेकंड के लिए। उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती है। नानासे अपने रास्ते जाने ही लगती है कि आयानो कोजी उसे रोक लेता है। आयानो कोजी नानासे को प्रोटेक्शन पॉइंट के बारे में बताता है। प्रोटेक्शन पॉइंट एक ऐसा सिस्टम है जिसे यूज करके स्टूडेंट अपनी एक्सपल्शन को रोक सकता है, लेकिन ये पॉइंट काफी रेयर हैं, सो इसके बारे में नानासे नहीं जानती थी। नानासे इस इन्फो के लिए आयानो कोजी को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। आयानो कोजी उसे इस प्रोटेक्शन पॉइंट के बारे में इसलिए बताता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि नानासे इस इन्फॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करेगी। शाम को 6 बजे कारुइजावा आयानो कोजी से मिलने उसके कमरे में आती है। स्पेशल एग्जाम में कारुइजावा कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए आयानो कोजी ने उसे अपने कमरे में पढ़ने के लिए बुलाया था। आयानो कोजी उसे कुछ सैंपल टेस्ट क्लियर करने को देता है ताकि वो पता लगा सके कि उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक और स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 1 घंटे पढ़ने के बाद कारुइजावा थक जाती है। टेस्ट का रिजल्ट देखकर आयानो कोजी समझ जाता है कि उसे हिराता की स्टडी ग्रुप में जाने की जरूरत है। आयानो कोजी उसे समझाता है कि अगर वो स्टडीज पर ध्यान नहीं देगी तो उसका क्लास से बाहर होने का खतरा ज्यादा है। कारुइजावा आयानो कोजी को कहती है कि उसकी खुद की एकेडमिक एबिलिटी सी है, तो इसका मतलब वो भी तो एवरेज ही हुआ, लेकिन वो जानती है कि आयानो कोजी इससे बेहतर कर सकता है। लेकिन उसे ये नहीं समझ आता कि आयानो कोजी अपनी एबिलिटीज को सबसे छुपाता क्यों है। आयानो कोजी उसे कहता है कि वो ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करना चाहता, मतलब कि वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहता। यह सुनकर कारुइजावा उससे पूछती है कि अगर वो सीरियस हो जाए तो कितने मार्क्स लेकर आ सकता है। यह बताने की जगह कि वो कितने मार्क्स लेकर आ सकता है, आयानो कोजी उसे बताता है कि वो कितने मार्क्स लेकर आएगा। इस स्पेशल एग्जाम में 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के थे, यानी कि टोटल 500 मार्क्स। वो चाहे तो फुल 500 मार्क्स लेकर आ सकता है, लेकिन ऐसा करने पर सबकी नज़र उस पर आ जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता। इसलिए आयानो कोजी कारुइजावा को कहता है कि वो इस स्पेशल एग्जाम में 400 मार्क्स लेकर आएगा। ये सुनकर कारुइजावा हैरान हो जाती है, क्योंकि 400 मार्क्स का मतलब है आपकी एकेडमिक एबिलिटी ए रैंक है। आयानो कोजी कहता है कि जब से वो स्कूल में आया है तब से उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली जो वो सॉल्व ना कर पाए। व्हाइट रूम की स्टडी के कंपैरिजन में उसे स्कूल की स्टडीज काफ़ी इजी लगती हैं। इसके बाद आयानो कोजी और कारुइजावा फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। कारुइजावा उसे अपने पास बैठकर पढ़ाने को बोलती है। पढ़ाते टाइम आयानो कोजी नोटिस करता है कि कारुइजावा पढ़ने में ठीक है, लेकिन वो अपनी स्टडीज को सीरियसली नहीं लेती, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक एबिलिटी लो थी। अचानक से कारुइजावा की नज़र ज़मीन पर पड़ती है। वो वहाँ से एक लंबा लाल कलर का बाल उठाती है। ये देखकर कारुइजावा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इतना लंबा बाल किसी लड़की का ही हो सकता है। वो उससे पूछती है कि उसके अलावा और कौन लड़की आई थी यहाँ। आयानो कोजी का सीधा ध्यान इचिका पर जाता है। कारुइजावा उसे कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसका ये हक है कि इन जैसे मामलों में वो उस पर नज़र रखे। वैसे इस सब से आयानो कोजी को एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि किसी लड़की को कमरे में बुलाने के बाद हमेशा अपना कमरा अच्छे से साफ करो। आयानो कोजी इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि इतने में उसके कमरे की घंटी बजती है। आयानो कोजी और कारुइजावा दोनों मॉनिटर पर देखने जाते हैं कि कौन आया है। स्क्रीन पर इचिका दिखती है, जिसे देखकर कारुइजावा समझ जाती है कि यह बाल इचिका का ही था। वो कॉल बटन को प्रेस करके पूछती है कि वो कौन है। कारुइजावा की आवाज़ सुनकर इचिका चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो आयानो कोजी के कमरे की घंटी बजाई थी, तो कमरे से लड़की की आवाज़ क्यों आ रही थी। आयानो कोजी कारुइजावा को वहां से हटाता है और इचिका से घंटी बजाने का कारण पूछता है। इचिका कहती है कि उसे आयानो कोजी से कुछ काम था, लेकिन अगर वो बिजी है तो वो बाद में आ सकती है। कारुइजावा आयानो कोजी को उसे ऊपर कमरे में बुलाने का इशारा करती है। आयानो कोजी उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो ऊपर आए, क्योंकि वही चाहती थी कि उनके रिलेशन के बारे में किसी को पता ना चले। गुस्से में कारुइजावा इस बात को भूल गई थी, पर खैर अब कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा जितना हो सके वो इस बात को छुपाने की कोशिश करेंगे। 1-2 मिनट के बाद इचिका आयानो कोजी के कमरे में आती है। कमरे के बाहर पड़े शूज को देखकर इचिका आयानो कोजी से एक बड़ी स्माइल के साथ पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आयानो कोजी उससे पूछता है कि उसे क्या बात करनी है। इचिका बताती है कि वो अपनी फेवरेट हेयर टाई इधर भूल गई थी। आयानो कोजी उसे कमरे में बुलाता है। इचिका अंदर कारुइजावा को देखकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। जवाब में वो बस एक छोटा सा हाय ही देती है। ऑफकोर्स वो इस सबसे खुश नहीं थी। इचिका उससे पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने ये आयानो कोजी से भी पूछा था, लेकिन उसने जवाब को टाल दिया था, तो इसलिए उसने सोचा कि ये सवाल वो कारुइजावा से पूछकर देखती है।
कारुइजावा उसे कहती है कि वो अपने काम से काम रखे और उसे ये बताए कि उसका आयानो कोजी से क्या रिलेशन है। इचिका उसकी बात को टाल देती है और अपनी हेयर टाई ढूंढने लगती है। वो नीचे जमीन पर घुटनों के बल बेड के नीचे ढूंढने लगती है। ऐसा करने पर उसकी स्कर्ट पीछे से ऊपर हो जाती है। आयानो कोजी को लगता है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही है। यह देखकर कारुइजावा आयानो कोजी को घूरने लगती है। कारुइजावा से बचने के लिए आयानो कोजी भी हेयर टाई को ढूंढने लगता है। कारुइजावा इचिका को उसे इग्नोर ना करके उसके सवाल का जवाब देने को बोलती है कि आयानो कोजी के साथ उसका क्या रिलेशन है। थोड़ा सोचने के बाद इचिका कहती है कि वो उसका पर्सनल शेफ है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो आयानो कोजी की तरफ देखती है। इचिका अपनी हेयर टाई ढूंढने के लिए किचन में जाती है। दोनों थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाते हैं तो आयानो कोजी कारुइजावा को सारी बात एक्सप्लेन करता है कि यह सब उसने सूडो के लिए किया है और कैसे उसने उसके लिए खाना बनाया था। लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं होता तो वो कंफर्म करने के लिए इचिका के पास जाने लगती है, लेकिन आयानो कोजी उसे पकड़कर रोक देता है और इशारा करके चुप रहने को कहता है। कारुइजावा उसका इशारा समझ जाती है। उसके बाद इचिका को अपना हेयर टाई किचन में मिल जाता है। इचिका उन दोनों से माफी मांगती है और जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले इचिका कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड होगी और अगली बार जब वो उसके लिए खाना बनाने को बोलेगी तो अच्छा होगा अगर साथ में कारुइजावा भी हो। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इचिका के जाने के बाद आयानो कोजी को सारी बात फुल डिटेल में तब तक एक्सप्लेन करनी पड़ती है जब तक कारुइजावा उसकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो गई। अगले दिन सैटरडे को आयानो कोजी का डे ऑफ होता है। टाइम को यूटिलाइज करने के लिए वो कयाकी मॉल जाता है ताकि उसे वहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले। आयानो कोजी ने अपने फ़ोन में हर फर्स्ट ईयर के क्लास का छोटा सा नोट बनाकर रखा है जिसमें उनकी क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। आयानो कोजी नोटिस करता है कि उसकी फर्स्ट ईयर क्लास सी के किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुई है, ना ही उनकी क्लास के बारे में होरिकिता ने उससे कोई बात की है। इसका कारण है इचिनोसे की मीट एंड ग्रीट इवेंट। इस इवेंट के कारण काफ़ी सारे क्लास सी के स्टूडेंट ने इचिनोसे की क्लास के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। फर्स्ट ईयर क्लास सी में से बस कुछ 10 ही स्टूडेंट्स बचे थे जिनके कोई पार्टनर्स नहीं थे, यानी कि उनकी क्लास के 70% स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्टनर्स कंफर्म कर चुके थे। आयानो कोजी देखता है कि होजेन की क्लास में 8 स्टूडेंट्स ने पार्टनर कंफर्म्स कर लिए हैं, शायद इसलिए कि पार्टनर चुनने का टाइम जल्दी ही खत्म हो रहा था। एनीवे, फर्स्ट ईयर में पार्टनरशिप के लिए कुल 55 स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर में टोटल 52 स्टूडेंट्स बचे थे। अगर इन स्टूडेंट्स में व्हाइट रूम का स्टूडेंट है तो आयानो कोजी के उसके साथ पेयर होने के चांसेस अभी भी काफ़ी हाई थे। आयानो कोजी ने जितना हो सके अपनी पार्टनरशिप को टाला, लेकिन अब उसका भी सब्र टूट रहा था। पार्टनर चूज करने का टाइम जल्दी ही खत्म हो रहा था। वैसे तो उनकी क्लास डी के साथ नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन वो अपने लिए बैकअप भी रखना चाहता था। इसलिए वो आज कयाकी मॉल आया है ताकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ पार्टनरशिप के लिए उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले। नेचुरली मॉल स्टूडेंट से भरा पड़ा था। अभी तक आयानो कोजी किसी भी फर्स्ट ईयर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आया था, पर उसे लगता है कि अगर उसके पास कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट होता तो अब तक उसके सामने आ गया होता। लेकिन अभी तक वो श्योर नहीं था कि जितने भी स्टूडेंट्स वो अब तक मिला है उनमें से कोई व्हाइट रूम से हो सकता है। शायद सुकीशिरो या किसी और ने उस एजेंट को अच्छे से सिखाया है कि स्टूडेंट की तरह कैसे बिहेव करते हैं। जब आयानो कोजी पहली बार स्कूल में आया था तब उसे इस रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। आयानो कोजी अपनी ज़िंदगी में बस एक बार व्हाइट रूम से बाहर आया था, वो भी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होने के लिए। उसे पता ही नहीं था कि स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, इसीलिए वो खुद को नॉर्मल स्टूडेंट जैसा दिखाने के लिए शुरू में डिफरेंटली बिहेव करता है, जैसे ज़्यादा बोलना, इके सूडो जैसे स्टूडेंट के साथ हैंग आउट करना। लेकिन एंड में उसे यह काम काफ़ी थका देने वाला लगता है, जिसके कारण वो नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो व्हाइट रूम का स्टूडेंट था उसे ये सब सिखाया गया था। आयानो कोजी को कोई आइडिया नहीं था वो किस टाइप का स्टूडेंट है, वो ज़्यादा सोशल है या ज़्यादा बोलने वाला है या फिर उसके जैसा ब्लैंक स्लेट है। आयानो कोजी इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि पीछे से साकायानागी आती है। साकायानागी को लगता है कि ये एग्ज़ाम आयानो कोजी को स्कूल से बाहर निकालने के लिए सेट किया है। उसके अकॉर्डिंग व्हाइट रूम ने अपने एजेंट को भेजा है जिससे वो आयानो कोजी के साथ पेयर करके उसे स्कूल से बाहर निकाल सकता है। अगर आयानो कोजी फुल मार्क्स भी ले आता है तब भी उसके बाहर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो कहती है कि उसके लिए अब स्कूल में शांति से रहना मुश्किल होगा, लेकिन आयानो कोजी कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अपने पुराने तरीके छोड़ने वाला है और अब वो प्रॉब्लम से निपटने के लिए खुद को रोकेगा नहीं। साकायानागी कहती है कि अगर उसे पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो वो उसकी मदद कर सकती है। उसके पास कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आयानो कोजी मना कर देता है।
ऐसा नहीं है कि उसे सकाया नागी की एबिलिटीज पर भरोसा नहीं, बस वो चाहता है कि अपनी किस्मत का फैसला वो खुद ले। वैसे भी उसे पता है कि उसे आगे अब क्या करना है। ये सुनकर सकाया नागी पीछे हट जाती है और कहती है कि वो उसे देखेगी कि वो इस लड़ाई से कैसे बाहर निकलता है और वो उन दोनों की अगली बैटल का वेट करेगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। आयानो कोजी वापस जा रहा होता है कि पीछे से उसे कोई बुलाता है। वो देखता है कि 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उससे कुछ काम है। इनमें से एक फर्स्ट ईयर क्लास सी की स्टूडेंट है जिसका नाम है सुबाकी, और दूसरा स्टूडेंट भी फर्स्ट ईयर क्लास सी से है। वो अपना नाम उतोमिया बताता है। दोनों आयानो कोजी से पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं और वो ऐसे सीनियर्स को ढूंढ रहे हैं जिनकी एकेडमिक एबिलिटी सी या उससे ऊपर की है। नेचुरली आयानो कोजी को उन पर शक होता है, जैसे कि वो उसका ही वेट कर रहे थे। आयानो कोजी ने ऑलरेडी सभी फर्स्ट ईयर्स के ऐप की मदद से रिकॉर्ड याद कर लिए थे। उतोमिया का ऑलरेडी पार्टनर फिक्स था और वो सुबाकी के लिए पार्टनर ढूंढ रहा था। सुबाकी की एकेडमिक एबिलिटी सी थी। आयानो कोजी उससे पूछता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट की एकेडमिक एबिलिटी सी है, तो उसने अभी तक कोई पार्टनर क्यों नहीं डिसाइड किया। उतोमिया बताता है कि सुबाकी ने पार्टनर ढूंढने के रिगार्डिंग किसी से बात नहीं की थी, लेकिन टाइम कम होता देख वो उसके पास पहली बार आई और पार्टनर ढूंढने में उसकी हेल्प मांगने लगी। ऑफकोर्स अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो आयानो कोजी को इस ऑफर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आयानो कोजी इन दोनों से पहली बार मिल रहा था, इसलिए वो एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। आयानो कोजी उन्हें कहता है कि उसकी ऑलरेडी किसी से पार्टनर रिगार्डिंग बात चल रही है, लेकिन अगर कल को अगर उसका पार्टनर नहीं मिलता और सुबाकी भी बिना पार्टनर के हुई तो वो जरूर उन्हें कांटेक्ट करेगा। इसके बाद उतोमिया उसे अपना नंबर दे देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर कारुइजावा और उसकी फ्रेंड सातो दोनों बाहर घूमने के लिए निकले हैं। कुछ दिनों से कारुइजावा सातो को अवॉइड कर रही थी क्योंकि अब वो आयानो कोजी की गर्लफ्रेंड थी और उसे इस बात को लेकर गिल्टी फील कर रही थी। कारुइजावा सातो से आगे के प्लान के बारे में पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहती है या क्या खाना चाहती है, लेकिन सातो थोड़ा चुप थी। मॉल की एंट्रेंस से पहले सातो उसको कहीं और चलने को कहती है, ऐसी जगह जहाँ ज्यादा लोग ना हो। कारुइजावा को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आगे क्या होगा, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है और दोनों स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। कारुइजावा उसे कहती है कि वो उसे कुछ भी बता सकती है, आखिर वो उसकी दोस्त जो है, ऐसा वो उसे जानबूझकर कहती है। कारुइजावा की इमेज क्लास में लड़कियों की लीडर और एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की की है जिसे अपने अलावा किसी दूसरे की फिक्र नहीं है। उसे लगता है कि सातो की नज़र में भी उसकी यही इमेज है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसे बिहेव करेगी तो वो उस टॉपिक पर बात नहीं छेड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सातो उससे पूछती है कि उसने हिराता से ब्रेकअप क्यों किया। वो कहती है कि कारुइजावा ने जो रीज़न सबको बताया वो उसे ठीक नहीं लग रहा। कारुइजावा उससे पूछती है कि कहीं वो हिराता में इंटरेस्टेड तो नहीं। वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि सातो अभी भी आयानो कोजी को पसंद करती है या नहीं। सातो उसे सीधा पूछती है कि क्या वो आयानो कोजी को डेट कर रही है। कारुइजावा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उससे डायरेक्ट ये सवाल पूछेगी, जिसकी वजह से उसका चेहरा सातो को साफ साफ सब बता देता है। सातो को यह कंफर्म हो जाता है कि कारुइजावा और आयानो कोजी रिलेशन में है। कारुइजावा से यह सिचुएशन हैंडल नहीं होती। उसे सातो की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों दिखते हैं। ऑफकोर्स अगर आप अपनी फ्रेंड के क्रश के साथ रिलेशन में आ जाओ, ऊपर से आपके फ्रेंड ने अपने क्रश के साथ सेटिंग के लिए आपकी हेल्प ली हो, तो गुस्सा तो आएगा ही। सातो उससे पूछती है कि वो उसे कब से पसंद करती है। जब से उसने कारुइजावा से आयानो कोजी के रिगार्डिंग एडवाइस मांगी थी तब से। वो कहती है कि उसने इस रिगार्डिंग मात्सुशिता से भी बात की थी। उसे लगता है कि कारुइजावा ने हिराता से ब्रेकअप आयानो कोजी के कारण किया है। वो उससे सब कुछ बताने को कहती है और अगर वो नहीं बताएगी तो वो उसकी दोस्त नहीं रहेगी। इसके बाद कारुइजावा उसे सब कुछ सच बताती है कि वो दोनों रिलेशन में हैं और अभी रिसेंटली ही डेट करना शुरू हुए हैं। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि कब वो उसे लाइक करने लगी, पर जब सातो उसके पास डेट के लिए एडवाइस मांगने आई थी तब वो आयानो कोजी को एक क्लासमेट की नज़र से नहीं देख रही थी। सातो कहती है कि ऑफकोर्स उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे वो उसकी पीठ पीछे आयानो कोजी के ज़्यादा करीब आने लगी, पर आयानो कोजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसका हक तो नहीं बनता उस पर गुस्सा करने का। लेकिन तभी कारुइजावा को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। सातो कहती है कि अब वो दोनों इवन हो गए हैं और इस सब को भूलकर दोबारा दोस्त बन जाते हैं। कारुइजावा ये सुनकर अपना दूसरा गाल भी आगे कर देती है और उसे एक और लगाने को कहती है, लेकिन सातो ऐसा नहीं करती और उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगती है। लेकिन कारुइजावा उसे रोक देती है और सातो को गले लगा लेती है और सातो से माफी मांगती है। ऑफकोर्स कारुइजावा गिल्टी फील कर रही थी इस सब सिचुएशन के लिए, लेकिन वो खुश भी थी। उसे पता है कि आगे चलकर और भी लड़कियों को आयानो कोजी पसंद आएगा और अगर वो सीरियस नहीं हुई तो कल को और कोई उसे आयानो कोजी से दूर कर देगा।
इसके बाद दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं और मॉल की तरफ जाने लगते हैं। संडे रात 8:30 बजे आयानो कोजी अपने कमरे से निकलता है। दोनों क्लास डी के बीच में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आज उनकी होजन के साथ मीटिंग है। आज फाइनली फैसला हो जाएगा कि वो होजन की क्लास के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं। दोनों क्लास डी को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने पार्टनर कंफर्म कर लिए हैं। अगर आज उनकी होजन के साथ मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पहले तो सिर्फ आयानो कोजी और होरिकिता मीटिंग में जाने वाले थे, लेकिन सूडो भी मीटिंग में जाने की रिक्वेस्ट करता है। होरिकिता इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि सूडो को साथ ले जाने से और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आयानो कोजी के कहने पर होरिकिता मान जाती है। हो सकता है कि मीटिंग के वक्त बात बिगड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो होजन एक लड़की पर हाथ उठाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। इसलिए आयानो कोजी चाहता था कि सूडो होरिकिता के लिए एक बॉडीगार्ड के जैसे काम करे। होरिकिता सूडो के लिए एक कंडीशन रखती है कि वो गुस्सा नहीं करेगा और किसी को धमकी नहीं देगा। आयानो कोजी कमरे से निकलकर नीचे लॉबी पहुंचता है जहां सूडो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। दोनों होरिकिता का वेट करते हैं और कैजुअल बातें करने लगते हैं। सूडो कहता है कि स्पेशल एग्जाम में उसका एम मिनिमम 250 मार्क्स लाना है। आयानो कोजी के अकॉर्डिंग सूडो सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा था, वो अब अपनी स्टडीज में काफी एफर्ट्स लगा रहा था। अब वो क्लास में टाइम पर पहुंचता था और उसका एटीट्यूड अब क्लास में काफी अच्छा था। आयानो कोजी कहता है कि वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में काफी चेंज हो गया है। ऐसा लगता है जैसे अब उसे पढ़ने में मजा आने लगा है। सूडो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसे अच्छा लगता है जब होरिकिता उसकी प्रेज करती है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर काफी सारी एनर्जी आ गई है और वो सारा टाइम स्टडी कर सकता है। अचानक सूडो सीरियस होकर आयानो कोजी से पूछता है कि अगर वो आज होरिकिता को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा तो क्या वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। सूडो को सीरियस होता देख आयानो कोजी भी उसे ऑनेस्ट आंसर देता है। आयानो कोजी उसे ना में जवाब देता है। सूडो को एक्चुअली पता था उसका आंसर क्या होगा। उसे पता है कि होरिकिता प्यार और रोमांस की बातें करने वाली लड़की नहीं है। वो कहता है कि अभी तो वो क्लास के लिए अपना बेस्ट दे रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जितनी प्रॉब्लम उसने क्लास के लिए फर्स्ट ईयर में क्रिएट की थी वो सब माफ हो जाएंगी। इसलिए वो अब 2 साल पूरी मेहनत करेगा, अपना बेस्ट देगा और अपनी वीकनेस को धीरे धीरे फिक्स करेगा ताकि ग्रेजुएशन तक वो अपनी क्लास के लिए यूजफुल रहे। ये सब सुनकर आयानो कोजी उससे पूछता है कि अगर वो दिन रात मेहनत लगाकर अपनी क्लास का सबसे टॉप का स्टूडेंट बन जाता है, लेकिन फिर भी होरिकिता उसे उस नज़र से नहीं देखती या उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती, तब वो क्या करेगा? पढ़ाई करना छोड़ देगा? सूडो जवाब में कहता है कि ऑफ कोर्स उसका मन करेगा कि वो सब कुछ छोड़ दे। उसका मन करेगा कि वो किसी को जाकर मुक्का मारे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो होरिकिता उससे काफी डिसअपॉइंट होगी। आयानो कोजी को उसका ये आंसर काफी अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स बातें करना आसान है, असली टेस्ट तो तब होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन अभी के लिए उसे सूडो की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद होरिकिता भी वहां आ जाती है। वो तीनों कैरियोकी रूम के लिए निकल पड़ते हैं। अभी के लिए सिचुएशन होजन के फेवर में है। ज्यादातर अच्छी एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को साकाई अनागी और रुएन की क्लास ले गए और बाकी के बचे स्टूडेंट इचिनोसे के पास। होरिकिता के पास अब होजन के साथ सक्सेसफुल नेगोशिएशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ होजन अगर चाहे तो उनके साथ पार्टनरशिप के लिए मना कर सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी क्लास के स्टूडेंट्स रैंडमली पेयर हो जाएं। आयानो कोजी ये देखना चाहता था कि होरिकिता होजन के साथ कैसे डील करती है। मीटिंग 9 बजे की थी, लेकिन वो तीनों मीटिंग से आधा घंटा पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। रूम में बैठने के बाद होरिकिता दोनों को कुछ ऑर्डर करने को कहती है। उसके बाद सूडो कहता है कि मीटिंग शुरू होने में अभी टाइम है, तो क्यों ना 1-2 गाने गाए जाएं। होरिकिता साफ मना कर देती है। होरिकिता सूडो को एक बार फिर से वार्निंग देती है कि वो कुछ भी फालतू ना करे, लेकिन सूडो कहता है कि ये बात तो उसे आयानो कोजी को भी बोलनी चाहिए। होरिकिता कहती है कि उसे वार्निंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। इनफैक्ट वो तो तब भी नहीं बोलता जब उसे बोलना चाहिए। मीटिंग के टाइम होने पर नानासे वहां आती है और उसके पीछे होजन। होरिकिता कहती है कि उसे लगा था कि होजन मीटिंग के लिए जानबूझकर लेट आएगा। होजन कहता है कि वो काफी पंचुअल टाइप का है और उसे ऐसे लोग नहीं पसंद जो थोड़ा लेट होने पर चिक चिक करें। वो कहता है कि क्या वो इतनी नर्वस थी कि वो उससे पहले ही आकर उसका वेट कर रही थी। होरिकिता कहती है कि उससे कुछ गलती लगी है, वो बस यहाँ कैरियोके एंजॉय करने के लिए आए हैं। टेबल पर पहले से ही कुछ ड्रिंक्स और खाने का सामान पड़ा था। देखने में ऐसे लगता था जैसे वो यहाँ सच में कैरियोके एंजॉय करने के लिए आए थे। इसके बाद होजन सोफे पर बैठ जाता है। होजन कहता है कि नानासे ने उसे बताया कि होरिकिता को उसकी क्लास की हेल्प चाहिए। होरिकिता उसे ठीक करती है कि उसने कहा था उन दोनों की क्लासेस इक्वल है
और दोनों क्लासेस को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। होजेन अपने साथ सिर्फ नानासे को ही लाया था। इसका मतलब होजेन नानासे की वैल्यू को समझता था, शायद इसलिए कि नानासे ही एक थी जो होजेन की धमकी और गुस्से के आगे झुकी नहीं। होरिकिता कहती है कि वो समझती है कि अभी उसकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उनके क्लासमेट्स मुसीबत में फंसे, लेकिन आगे चलकर ये प्रॉब्लम बन सकती है। फ्यूचर में जरूर ऐसा टाइम आएगा जब होजेन को अपने सभी क्लासमेट्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अगर उसकी क्लास में इतनी ही ज्यादा अथॉरिटी है तो उसकी एक कमांड से सभी स्टूडेंट उसे फॉलो करेंगे। ये सुनकर होजेन अपनी उंगली से कान खुजाने लगता है और फिर अपनी उंगली को होरिकिता की तरफ करके फूंक देता है। ये देखकर सूडो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन होरिकिता की वार्निंग को याद करके वो चुप बैठ जाता है। होजेन कहता है कि वो उसकी इक्वालिटी वाली बात को नहीं मानता। प्रॉब्लम ये थी कि होरिकिता की क्लास के लिए पेनल्टी काफी बड़ी थी, जबकि होजेन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके क्लासमेट्स को 3 मंथ की पेनल्टी मिल जाए। वो कहता है कि वो उसकी बात तभी सुनेगा जब वो कोई अच्छा ऑफर देगी। होरिकिता कहती है कि वो ये सोचना बंद कर दे कि वो उसे एक सिंगल पॉइंट भी देगी। होजेन कहता है कि वो जरूर पॉइंट्स देगी क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये कहने के बाद वो नानासे से अपने लिए पानी मंगाता है। होरिकिता फिर से कहती है कि वो उनकी क्लास के साथ इक्वालिटी और ट्रस्ट के बेस पर रिलेशन बनाना चाहती है और उसे वो कोई पॉइंट्स नहीं देगी। ये सुनकर होजेन जाने लगता है, लेकिन नानासे उसे रोक देती है। नानासे उसे होरिकिता की बात को सुनने को कहती है। वो कहती है कि होरिकिता की क्लास के बिना उनकी खुद की क्लास कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। वो समझती है कि होजेन क्या करना चाहता है। अभी के लिए होरिकिता की क्लास मुश्किल में है। उनके लिए इस एग्जाम की पेनल्टी काफी ज्यादा है और वो अपने क्लासमेट्स को हर हाल में बचाना चाहते हैं। अभी अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो उनकी क्लास के काफी स्टूडेंट स्कूल से बाहर हो जाएंगे। अभी के लिए तो वो कोई पॉइंट्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे ही उनकी टेंशन बढ़ती जाएगी और उन्हें कुछ ना कुछ तो ऑफर करना ही पड़ेगा। वो जानती है कि होजेन इसी सिचुएशन की वेट कर रहा है। वो कहती है कि होजेन की स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है। होजेन कहता है कि अगर उसे पता है कि वो क्या कर रहा है तो वो उसे समझाने की कोशिश करे कि वो होरिकिता की क्लास को फ्री में हेल्प क्यों करे, ट्रस्ट के बेस पर रिलेशन बनाने के लिए। नानासे कहती है। होजेन उसकी बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन नानासे कहती है कि अभी के लिए जरूर उनकी क्लास को कोई ज्यादा पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसी सेम सिचुएशन ही रहेगी। अगर वो अभी सब सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अपना दुश्मन बना लेता है तो हो सकता है उसके साथ पार्टनर बनने के लिए कोई रेडी ही ना हो सकता है कि उसे 5% वाली पेनल्टी से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो तब क्या करेगा जब उसका पार्टनर उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए जानबूझकर एग्जाम में कम मार्क्स लाएगा या चीटिंग करेगा। होजेन कहता है कि ऐसा करने की किसी भी स्टूडेंट में हिम्मत नहीं है। कोई भी सिर्फ उसके लिए जानबूझकर अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ये सुनकर नानासे प्रोटेक्शन पॉइंट के बारे में बताती है। प्रोटेक्शन पॉइंट का नाम सुनकर होजेन चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। आयनो कोजी ने प्रोटेक्शन पॉइंट के बारे में नानासे से बात की थी। प्रोटेक्शन पॉइंट की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए होरिकिता भी चौंक जाती है, लेकिन वो जल्दी ही सिचुएशन को समझ जाती है। होरिकिता कहती है कि कल को अगर ऐसा ही मिलता जुलता एग्जाम हुआ तो हो सकता है कि उसे बाहर करने के लिए उसका पार्टनर प्रोटेक्शन पॉइंट का यूज करे, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ ट्रस्ट के बेस पर रिलेशन बनाए। नानासे कहती है कि वो भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी क्लास है। वो क्लास में होजेन की वैल्यू अच्छे से समझती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि होजेन कोई गलती करे। होजेन को कॉर्नर करने के लिए नानासे और होरिकिता दोनों ने अच्छे से कोऑपरेट किया, लेकिन इस सब के बावजूद होजेन इक्वल पार्टनरशिप से मना कर देता है। यह सुनकर सूडो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वो सीरियसली सेकंड ईयर को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। होरिकिता उसे शांत करती है और कहती है कि होजेन अभी तक अपनी सीट से उठा नहीं है। होजेन कहता है कि उसे नहीं लगता उसकी इक्वल पार्टनरशिप की थ्योरी रियलिटी में इक्वल है। होरिकिता पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। होजेन कहता है कि वो चाहती है कि उनकी क्लास का रिलेशन ट्रस्ट पे बेस्ड हो, लेकिन ट्रस्ट दोनों साइड से होना चाहिए। वो कहता है कि उसकी सजेशन कि कल को उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या फ्यूचर में उनकी क्लास मुसीबत में फंस सकती है, ये सब बस होरिकिता की प्रिडिक्शन है। जरूरी नहीं कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब बातें कर रही है। आयनो कोजी मानता है कि होजेन का पॉइंट सही है। होरिकिता ट्रस्ट के बेस पर रिलेशन बनाना चाहती है कि आज तुम हमारी हेल्प करो और कल को अगर तुम मुसीबत में फंसोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि अभी के लिए तो होरिकिता की क्लास को उनकी मदद चाहिए। होरिकिता का ट्रस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह था। इसके चांसेस ज्यादा थे कि उन्हें कभी होरिकिता की क्लास की मदद ही न लेनी पड़े। होरिकिता कहती है कि आखिर में वो चाहता क्या है, सीधा सीधा बताए। होजेन कहता है कि वो उसे 10 लाख पॉइंट अभी दे और कल को अगर उनकी क्लास किसी प्रॉब्लम में फंसती है और उन्हें होरिकिता की क्लास की मदद चाहिए हो तो वो खुशी खुशी वो 10 लाख पॉइंट उन्हें वापस कर देगा। उसे ट्रस्ट के बेसिस पर रिलेशन बनाना है ना।
तो 10 लाख पॉइंट रीजनेबल अमाउंट है। वो चाहे तो रिटर्न एग्रीमेंट भी बनवा सकती है। आयानो कोजी सोचता है कि अगर वो इसे एग्रीमेंट में लिखवा ले तो ये डील लीगल हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये एग्रीमेंट इस बेस पर बनेगा कि अगर कल को होजन को होरिकिता की क्लास की मदद लेनी पड़ती है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 10 लाख पॉइंट्स गवा देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कल को होजन स्कूल से बाहर होने लगता है तो वो ये एग्रीमेंट को तोड़ दे और सारे पॉइंट्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। होजन ने होरिकिता की आर्गुमेंट का बढ़िया काउंटर किया था। आयानो कोजी नोटिस करता है कि होजन सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बल्कि दिमाग चलाने में भी तेज है। वो भी रियून की तरह एक खतरनाक ओपोनेंट है। होरिकिता कहती है कि जो वो बोल रहा है रीजनेबल है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मान सकती। ये सुनकर होजन सोफे से उठकर होरिकिता का कॉलर पकड़ लेता है। सूडो होजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो होरिकिता पर हाथ उठाने की सोचे बिना। होरिकिता सूडो को शांत करती है और कहती है कि अभी तक नेगोशिएशंस खत्म नहीं हुई है। होजन कहता है कि उसकी आंखों में अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उसे क्या लगता है कि वो लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता, या फिर उसे लगता है कि वो लड़की होने का फायदा उठाकर उससे जीत सकती है। होजन कहता है कि अगर वो उसे फाइट में हरा देती है तो वो उसकी सारी कंडीशंस को मान जाएगा। ये सुनकर सूडो बीच में आ जाता है और कहता है कि वो उसके साथ फाइट करेगा। होजन कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो ब्लैंक स्लेट सा दिखने वाला आयानो कोजी भी उससे लड़ता है। इनफैक्ट वो तो चाहता है कि तीनों एक साथ उससे लड़े। होरिकिता कहती है कि वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी। वो होजन को कहती है कि उसे लगा था कि वो थोड़ा समझदार होगा। जब वो पहली बार होरिकिता के पास आया था तो उसने कहा था कि वो उनकी क्लास के साथ टीम अप करना चाहता है। उसे लगा था कि वो होजन की क्लास के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन शायद उसे ही ये गलती लगी थी। होजन ने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। होरिकिता मीटिंग को खत्म कर देती है और कहती है कि अब कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। यह सुनकर होजन को गुस्सा आ जाता है और वो होरिकिता को छोड़ देता है। लेकिन तभी होजन होरिकिता के चेहरे पर पानी फेंक देता है। होरिकिता ने यह सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कुछ समझ पाते ही उससे पहले ही सूडो होजन पर टूट पड़ता है, लेकिन होरिकिता फिर से उसे रोक देती है। होरिकिता कहती है कि अगर उसे नेगोशिएशंस खत्म होने पर इतना ही बुरा लग रहा है तो शायद उसे शुरू से ही ढंग से बर्ताव करना चाहिए था। होरिकिता सबको वहां से चलने को कहती है। नानासे होजन को कहती है कि क्या वो होरिकिता को लेकर श्योर है। उसे लगा था कि दोनों क्लासेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं। होजन कहता है कि मीटिंग को छोड़कर होरिकिता गई है, वो नहीं। रास्ते में आयानो कोजी होरिकिता की तरफ देखता है। होरिकिता के एक्सप्रेशन को देखकर उसे नहीं लगता कि वो डिसअपॉइंट है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी उनसे नेगोशिएशंस कर सकती है। आयानो कोजी, होरिकिता और सूडो तीनों कैरियोके रूम से जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे नानासे और होजन भी चलने लगते हैं। होजन होरिकिता को रुकने के लिए कहता है, लेकिन होरिकिता कहती है कि उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब रुकने का कोई फायदा नहीं। होजन कहता है कि उसे शुरू से ही पता था कि क्लास डी की स्कूल में वैल्यू नहीं। वो दूसरी क्लासेस के सामने मजाक बने, इससे अच्छा उनकी क्लास डी सेकंड ईयर की क्लास डी के साथ कोऑपरेट करे। इसलिए वो चाहता है कि होरिकिता उसके साथ नेगोशिएट करे, लीडर टू लीडर। होरिकिता कहती है कि अगर वो ऐसे ही बेसर पैर की डिमांड करता रहेगा तो वो उसके साथ कोई बात नहीं करेगी। अगर उसकी क्लास को 5% पेनल्टी भी पड़ती है तब भी उसे कोई फिक्र नहीं। वो उसके साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं करेगी। ये सुनकर होजन उसके लिए एक नया ऑफर देता है। वो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को होरिकिता की क्लास के साथ पार्टनर बनने को बोलेगा अगर होरिकिता उसे 20 लाख पॉइंट देती है। उसने अब पहले से ज्यादा पॉइंट्स की डिमांड करी थी। 20 लाख का सुनकर होरिकिता कहती है कि उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। होजन कहता है कि वो कुछ भी बोले, लेकिन पॉइंट तो उसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि उसकी क्लास को बचाने का यही रास्ता है। बाकी सभी क्लास के स्टूडेंट्स ज्यादातर ऑलरेडी पार्टनर्स कंफर्म कर चुके हैं। वो कहता है कि होरिकिता के पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो अगर फिर भी मना करती है तो वो उसे दूसरे तरीके से भी समझा सकता है। दूसरा तरीका? कौन सा दूसरा तरीका? टेस्ट में जानबूझकर स्कोर कम करने का? वो तुम रूल्स के कारण कर नहीं सकते। वैसे भी इतनी हिम्मत तुम में नहीं है, होरिकिता कहती है। वो कहती है कि उसकी क्लास ज्यादा मेहनत करेगी और मिनिमम 501 मार्क्स लेकर आएगी। होजन कहता है कि वो ये सब कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करेगा, वो इधर ही उन सबको मार कर अपना काम करवाएगा। होरिकिता कहती है कि इसका मतलब वो कभी भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। होजन उसे रोकता है और कहता है कि वो इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहता है। वो कहता है कि वो उसके साथ नेगोशिएट करना चाहता है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा लोग थे। वो लोकेशन चेंज करने की बात करता है। वो सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के हॉस्टल के पीछे जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था। होरिकिता उसे बात शुरू करने को कहती है और इसे याद दिलाती है कि वो उसके साथ इक्वल कोऑपरेशन चाहती है। होजन थोड़ी देर के लिए सोचता है और अपनी 3 उंगलियां खड़ी करता है। वो अब 30 लाख पॉइंट की डिमांड करता है।
यह सुनकर सभी बस चुपचाप उसका चेहरा देखते रहते हैं। आयानो कोजी को होजन के एक्शंस का लॉजिक नहीं समझ आता। सूडो गुस्से में कहता है कि वो उसे एक पॉइंट भी नहीं देंगे। होरिकिता कहती है कि ये उसकी गलती थी कि उसने होजन को दोबारा चांस दिया। होजन दीवार पर मुक्का मारते हुए कहता है कि वो उसे ऐसे जाने नहीं देगा। होरिकिता कहती है कि उसे क्या लगता है कि अब वो सुनसान जगह में है तो वो लड़ाई करके सब सोल्व कर लेगा, उसे जो करना है वो करे। ये कहकर होरिकिता वहां से जाने लगती है। होरिकिता ने ये नहीं सोचा था कि होजन सच में उनके साथ लड़ेगा, लेकिन नानासे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे कि उसे पता हो कि आगे क्या होगा। होजन होरिकिता को एक जोर की किक मारता है, लेकिन सूडो ये देख लेता है और होरिकिता को बचा लेता है। लेकिन बिना कोई टाइम लिए होजन सीधा होरिकिता पर टूट पड़ता है। होरिकिता को रियलाइज होता है कि होजन तो सीरियसली उसे हर्ट करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाती। उसे बचाने के लिए सूडो बीच में आ जाता है। होजन एक्साइटेड होकर सूडो को चैलेंज करता है। सूडो भी गुस्से में कहता है कि जो कोई भी होरिकिता पर हाथ उठाएगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर होरिकिता काफी शॉक थी। उसे समझ नहीं आता कि होजन उनके साथ लड़ कैसे सकता है, क्योंकि अगर किसी को भी इसके बारे में पता लगा तो वो सीधा स्कूल से बाहर हो सकते हैं। शायद इस स्कूल के सर्कमस्टांसेस पिछले साल से कुछ चेंज हो गए हैं, ऐसे नानासे कहती है। जैसे कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को पिछले साल के इवेंट्स के बारे में पता है, वैसे ही इस साल के न्यू स्टूडेंट्स को इस नए स्कूल सिस्टम के बारे में पता है। नानासे एक्सप्लेन करती है कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को नागुमो ने स्टूडेंट काउंसिल रूम में बुलाया था और उन्हें कहा था कि अब की बार स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी, यानी कि वो पिछली बार से कम स्ट्रिक्ट होगा। होरिकिता का भाई इन सब को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन नागुमो उसके ऑपोजिट था। वो कहता है कि स्टूडेंट्स के बीच फाइट तो होती रहेगी, इसलिए वो कुछ हद तक चीजों को नजरअंदाज करेगा। इसका मतलब जो ये फाइट अभी चल रही थी इसमें स्टूडेंट काउंसिल दखल नहीं देगा। होरिकिता और नानासे बात कर ही रहे होते हैं कि फाइट का नतीजा सामने आने लगता है। वैसे तो सूडो की फिजिक खुद में काफी इंप्रेसिव है, लेकिन होजन सूडो को दीवार की तरफ धकेलता है और उसकी कॉलर को पकड़कर वो सूडो को दोनों हाथ से हवा में उठा देता है। सूडो उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन होजन की ताकत के आगे वो अपनी पूरी जान नहीं लगा पाता। सूडो किसी तरह होजन के हाथों को पकड़कर उसे घुटनों से मारता है। इससे होजन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और सूडो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होजन अपनी किक से उसे दोबारा दीवार की तरफ धकेल देता है। फाइट शुरू होने से पहले दोनों बराबर लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है वैसे ही दोनों के बीच का डिफरेंस दिखने लगता है। सूडो एक्चुअली में काफी गुस्से वाला स्टूडेंट था, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में काफी फाइट्स लड़ा होगा। उसकी फिजिक के कारण कोई भी उसके लिए मैच नहीं रहा होगा, लेकिन होजन उससे अलग था। होजन अपनी लाइफ में सूडो से ज्यादा फाइट्स लड़ा होगा और उसकी फाइट सूडो की फाइट से काफी वायलेंट और डेंजरस रही होगी। ऊपर से उसके मसल्स काफी थे। उसकी बॉडी को देखकर लगता नहीं था वो इतना तेज होगा। रियूएन भी होजन से लड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि होजन के साथ सीधा हैंड टू हैंड फाइट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी सूडो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो स्कूल में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से गिना जाता था, लेकिन फिर भी हर किसी की लिमिट होती है। होजन उस पर हमला करता रहता है और उसे कोई भी ओपनिंग नहीं देता। होरिकिता उन दोनों को लड़ाई बंद करने को कहती है। यह सुनकर सूडो होरिकिता की ओर देखता है। होरिकिता को देखकर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर होजन को टैकल करता है और दीवार से उसे दूर करने लगता है। यह देखकर होजन सूडो की बॉडी को पकड़ता है और उसे फिर से हवा में उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। सूडो उस पर दोबारा हमला करने ही लगता है कि होजन उसे होरिकिता की तरफ देखने को कहता है। वो कहता है कि होरिकिता उसे गुस्से में देख रही है। अचानक ये सुनकर सूडो होरिकिता की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि होरिकिता ने उसे लड़ने से मना किया था, लेकिन होरिकिता के चेहरे पर गुस्से की जगह सिर्फ चिंता थी। जब तक सूडो को रियलाइज होता है तब तक देर हो चुकी होती है। होजन सूडो के चेहरे पर जोर का मुक्का मारता है। अचानक मुक्का लगने से सूडो नीचे गिर जाता है। वैसे तो वो बेहोश नहीं होता, लेकिन दर्द की वजह से वो जमीन पर पड़ा रहता है। आयानो कोजी जानना चाहता था कि होजन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। उसने होरिकिता के चेहरे पर पानी फेंका, फिर सूडो के साथ लड़ा। ये सब रिस्क वो क्यों ले रहा था? क्या उसे सच में लग रहा था कि वो फाइट करके अपनी बात मनवा लेगा? उसके बाद होजन होरिकिता की तरफ मुड़ता है और अगली फाइट के लिए तैयार होता है। होरिकिता कहती है कि वो वायलेंस के आगे कभी नहीं झुकेगी। होजन कहता है कि वो फिर उसे तब तक मारता रहेगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती। यह सुनकर होरिकिता फाइटिंग स्टांस लेती है और कहती है कि वो उसे रोकेगी। होजन ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होरिकिता किसी भी तरह के मार्शल आर्ट्स को जानती होगी, लेकिन होजन कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं था कि वो किसी चीप ट्रिक से हार जाए। यह बात होरिकिता नहीं समझती थी। बिना किसी वार्निंग के होजन अपना हाथ जोर से होरिकिता की तरफ मारता है। होरिकिता चालाकी से उसे डॉज करती है और अपना अटैक सीधा होजन की चिन पर मारती है। वो एक ही अटैक में सब खत्म करना चाहती थी, लेकिन होजन आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और होरिकिता को खींच खींच कर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है।
होरिकिता खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन होजेन की स्पीड और पावर के आगे थप्पड़ खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो नीचे गिर जाती है। होरिकिता की ये हालत देखकर सूडो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगे उसका साथ नहीं देती। होजेन होरिकिता को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की धमकी देता है, 50 लाख और उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर। होरिकिता आयानो कोजी को टीचर्स को कॉल लगाने को बोलती है। यह सुनकर होजेन कहता है कि सूडो ने भी उसके साथ फाइट की है, अगर वो सस्पेंड हुआ तो साथ में सबको सस्पेंड करवाएगा। होसेन आयानो कोजी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो कब तक बस खड़ा रहकर तमाशा देखेगा। होरिकिता आयानो कोजी को वहां से भागने को बोलती है। होसेन कहता है कि वो भागने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि अगर वो वहां से भागा तो वो सूडो और होरिकिता को और भी ज्यादा मारेगा। आयानो कोजी अभी भी होसेन के एक्शंस के बारे में सोचता है कि आखिर वो इस सबसे चाहता क्या है। होसेन होरिकिता को एक लास्ट चांस देता है। वो कहता है कि वो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे सारे पॉइंट्स दे। अगर वो ऐसा करेगी तो वो आयानो कोजी को नहीं मारेगा। यह कहकर होसेन अपनी जेब से एक चाकू निकालता है। चाकू को देखकर होरिकिता चौंक जाती है। होसेन कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो आयानो कोजी को इस चाकू से मार देगा। वो धीरे धीरे आयानो कोजी की तरफ चलता है। होसेन कहता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि वो इतना स्पेशल क्यों है। शायद उसे इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं थी। इतने में नानासे आयानो कोजी और होसेन के बीच खड़ी हो जाती है और होसेन को ऐसा करने से रोकती है। उसने सोचा था कि वो क्लास के लिए होसेन के मेथड को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अब जो हो रहा था वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती। नानासे होरिकिता की तरफ देखती है और कहती है कि उनके बीच कभी इक्वल पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती थी। अगर वो उसे 50 लाख पॉइंट भी दे दे तब भी वो ऐसा ही करेगा जैसा कि वो अब कर रहा है। यह सुनकर होरिकिता काफी अपसेट होती है, क्योंकि वो नेगोशिएशंस के लिए कितना भी जोर लगा लेती होसेन कभी उसकी सुनने ही नहीं वाला था। उनकी साइड से ये किसी की भी गलती नहीं थी। होसेन कहता है कि उसी ने तो कहा था कि वो सब हैंडल करे, और अगर वो आयानो कोजी को स्कूल से बाहर करवा देता है तो उनकी क्लास को काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। नानासे कहती है कि हाँ, उसी ने ये सब कहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही कि पूरे सेकेंड ईयर में आयानो कोजी ही क्यों टारगेट है। होसेन कहता है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, और अगर वो उसके रास्ते में टांग अड़ाना चाहती है तो वो यहाँ से निकल सकती है। ऐसा कहकर वो नानासे को साइड कर देता है। यह सब देखकर आयानो कोजी सब कुछ समझ जाता है। होसेन चाकू लेकर आयानो कोजी की तरफ दौड़ता है। सभी को लग रहा था कि होसेन वो चाकू आयानो कोजी के ऊपर इस्तेमाल करेगा। होसेन आयानो कोजी को मारने के लिए चाकू ऊपर करता है। सभी को यही लग रहा था कि आयानो कोजी को वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो उसका उल्टा करता है। वो होसेन की तरफ दौड़ता है। यह देखकर होसेन की खुशी दोगुनी हो जाती है। उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये कैसा बेवकूफ है जो सीधा उसकी तरफ आ रहा है। आयानो कोजी को अपनी ओर आता देख होसेन चाकू को और तेजी से नीचे की ओर करने लगता है। असल में होसेन आयानो कोजी को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला था। आयानो कोजी अपना बायां हाथ आगे कर देता है कि तभी जो आयानो कोजी ने किया वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासकर होसेन ने। यह देखकर होसेन का दिमाग चकरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। चाकू की वजह से आयानो कोजी के हाथ से खून बहने लगता है। वो पैटी नाइफ, यानी कि वो चाकू मैंने खरीदा था, आयानो कोजी एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि होसेन इस नाइफ को अपनी टांग पर मारने वाला था, वो नाइफ जो कि उसका था। बाद में उसे बस सभी को इकट्ठा करना था और अपनी चोट के बारे में सबको बताना था। चाकू उसका था तो होसेन पर हमला करने के लिए उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। यही होसेन का प्लान था। होसेन के चाकू पकड़ने की टेक्निक से ही उसे ये सब पता चल गया था। होसेन कहता है कि अगर उसे सब पता था तो उसने ये सब क्यों किया। आयानो कोजी कहता है कि उसे रोकने के लिए यही बेस्ट तरीका था। वैसे भी होसेन यहाँ पर खुद इंजर्ड होने के लिए आया था। आयानो कोजी कहता है कि उसे लगता है कि कुछ गिने चुने फर्स्ट ईयर्स को कोई स्पेशल काइंड का एग्जाम दिया गया है, जिसमें उसे स्कूल से बाहर करने के लिए कहा गया है। तुम्हारा आइडिया यही था कि वो कैसे भी करके फाइट को शुरू करेगा और होरिकिता और सूडो को पीटेगा। उन दोनों को पीटता देख मुझे गुस्सा आएगा और मैं चाकू निकालकर उस पर हमला कर दूंगा। उसके बाद मैं स्कूल से बाहर। अगर स्कूल फाइटिंग के मामले में ज्यादा दखल नहीं भी देता तब भी चाकू यूज करने पर उसकी एक्सपल्शन तो छोड़ो, उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते थे। होसेन कहता है कि उसने सुना था कि आयानो कोजी कोई मामूली स्टूडेंट नहीं, लेकिन उसे आयानो कोजी को देखकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे कैसे पता चला कि यह चाकू उसी का है। आयानो कोजी कहता है कि इस पिछले हफ्ते से बस एक ही चाकू बिका है जो कि उसने खरीदा था, लेकिन होसेन के पास वैसा ही चाकू देखकर वो सब समझ जाता है। आयानो कोजी चाहता तो बड़े आराम से होसेन की बाजू को पकड़कर चाकू हटा सकता था, लेकिन उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। होसेन चाकू को आयानो कोजी के हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आयानो कोजी अपनी मुट्ठी बंद करके उसके हाथ को पकड़े रखता है।
आयानो कोजी की पावर को देखकर होजन शॉक हो जाता है और पूछता है कि असल में वो है कौन। आयानो कोजी उससे पूछता है कि वो अब आगे क्या करेगा। चाकू तो उसी का है, लेकिन मारा उसे होजन ने है। उसे ये भी पता है कि होजन ने चाकू खरीदने की कोशिश की थी। अगर वो जल्दी से कुछ नहीं सोचेगा तो होजन को स्कूल से बाहर निकलना पड़ सकता है। होजन काफी सरप्राइज्ड है कि उसने इतना दूर तक सोच कर रखा था। इसके बाद वो चाकू को छोड़ देता है और आयानो कोजी और अपने बीच दूरी बना लेता है। चाकू आयानो कोजी के हाथ में ही रहता है। इन सब के बीच होरिकिता और सूडो खड़े होना शुरू होते हैं। वो दोनों को शांत करता है। होजन कहता है कि उसे इतना सब कैसे पता। वो नानासे की ओर देखता है, लेकिन नानासे मना कर देती है। आयानो कोजी कहता है कि उसे पहले शक तब हुआ था जब वो इचिका के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है। स्टोर के कलर के अकॉर्डिंग जब होजन ये चाकू खरीदने वाला था तब इचिका ने ही उसे रोका था। यह प्लान था तो होजन का, लेकिन परफेक्ट इसे इचिका ने किया था। अगर वो खुद के ही चाकू से खुद को मारता तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। आयानो कोजी को शक तभी हो गया था जब इचिका उस चाकू को बिना किसी हेजिटेशन के उठा लेती है, जबकि वो स्टोर पर कभी आई भी नहीं थी। उसके बाद वो उसके कमरे में आती है, यह कहकर कि उसकी हेयर टाई गुम हो गई है, लेकिन वो सिर्फ चाकू लेने आई थी। होसेन कहता है कि जो भी है सिचुएशन तो अब उसके फेवर में है। आयानो कोजी सूडो और होरिकिता को इस बात को अपने तक रखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली ऑफकोर्स कि वो उनकी क्लास के साथ बिना कोई कंडीशन के कोऑपरेट करे, और दूसरी कि इस एग्जाम के लिए होजेन उसका पार्टनर बने। जब से उसने होजेन को देखा था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो होजेन को ही अपना पार्टनर बनाएगा। इसका कारण था कि होजेन को मुसीबत खड़ी करने में या अटेंशन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो सुकीशिरो की पोजीशन में होता तो वो व्हाइट रूम के एजेंट को कोई भी अननेसेसरी टेंशन अवॉइड करने को कहता। आयानो कोजी होजेन को कहता है कि वो नया नया अभी स्कूल में आया है, वो अभी एक्सपेल हो गया तो उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। उसे नहीं पता कि पिछले स्कूल में उसकी क्या रेपुटेशन थी, लेकिन इस स्कूल में उसकी रियून के साथ रीमैच की बात बस बात ही रह जाएगी। लोग कहेंगे कि होजेन नाम का लड़का कुछ खास नहीं था, और जितना वो रियून को जानता है होजेन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रियून उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। होजेन एक काफ़ी प्राउड किस्म का लड़का है, वो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानता था। उसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि रियून उससे ज़्यादा बेहतर है। उससे यह भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आयानो कोजी ने उसे चकमा दे दिया। ऑफकोर्स आयानो कोजी 100% श्योर नहीं था कि वो व्हाइट रूम से नहीं हो सकता, और यह भी हो सकता है कि वो जानबूझकर एग्जाम में कम नंबर लाए, लेकिन आज जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। जब तक आयानो कोजी स्कूल को कन्विंस कर देता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो सुकीशिरो भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद होजेन एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि उसे कभी ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला जिसे देखकर उसका खून खोला हो। वो अब आयानो कोजी को बस हराएगा नहीं बल्कि उसको पीट पीट कर मार डालेगा। उसके बाद होजेन नानासे को वहां से चलने को कहता है, लेकिन नानासे रुकने का फैसला लेती है। वो आयानो कोजी और होरिकिता को सब कुछ बताना चाहती है। यह सुनकर होजेन वहां से चला जाता है। अब वहां पर सिर्फ आयानो कोजी, सूडो, होरिकिता और नानासे खड़े थे। ऑफकोर्स सबके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए, पर उससे पहले किसी और को अटेंड करना जरूरी था, और वो थी होरिकिता। नॉर्मली कूल और काम रहने वाली लड़की आयानो कोजी के हाथ पर चाकू देखकर घबरा चुकी थी। होरिकिता घबराते हुए पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, चाकू को उसके हाथ से निकालना चाहिए। आयानो कोजी उसे ऐसे करने से मना करता है, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान से चाकू नहीं निकाला तो हो सकता है कि उसका ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड लॉस हो। वो उन दोनों के बारे में पूछता है कि कहीं उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। सूडो उसके पास आता है और उसके हाथ को देखकर कहता है कि वो इतना शांत कैसे है। आयानो कोजी कहता है कि उसे भी नहीं पता, उसे जो नॉर्मली करना चाहिए था वो उसने किया। सूडो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा फाइटर है। आयानो कोजी उसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने तो बस चाकू रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया था, लेकिन सूडो उसके बहाने को नहीं मानता। उसके बाद आयानो कोजी चाबाशिरा को फ़ोन लगाता है और उसे बिना किसी को अलर्ट किए अपनी लोकेशन के पास बुलाता है और साथ में एक टॉवल लाने को बोलता है। आयानो कोजी नोटिस करता है कि इस सब सिचुएशन से नानासे के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं थी। आयानो कोजी के हाथ में चाकू देखकर और उसका खून निकलता देखकर भी वो एकदम शांत थी। होरिकिता उससे पूछती है कि क्या उसे शुरू से ही सब पता था। नानासे सवाल का जवाब हाँ में देती है। उसकी टोन से बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो किसी भी तरह से गिल्टी फील कर रही हो। होरिकिता पूछती है कि क्या वो अब तक उसके साथ बस फ्रेंडली होने का दिखावा कर रही थी। नानासे कहती है कि ऐसा नहीं है, वो सीरियसली उनकी क्लास के साथ कोऑपरेट करना चाहती थी। बस आयानो कोजी को स्कूल से बाहर करने का प्लान उनका टॉप प्रायोरिटी पर था। होरिकिता कहती है कि वो आयानो कोजी को बाहर क्यों निकालना चाहते हैं, और भले ही आयानो कोजी ने उन्हें माफ़ किया हो लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। उसको अगर आज सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो वो अभी सीधा जाकर स्कूल से उनकी कंप्लेंट करेगी।
नानासे कहती है कि उनका मेथड गलत जरूर हो सकता है, लेकिन आयानो कोजी को स्कूल से बाहर करने के प्लान से स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आयानो कोजी को स्कूल से बाहर करने का स्पेशल एग्जाम दिया गया है, जिसे पूरा करने पर उनकी क्लास को 2 करोड़ प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। होरिकिता कहती है कि स्कूल ऐसा क्यों करेगा, लेकिन नानासे उसे कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि जितना वो उसे बता सकती थी उसने बता दिया, और अब उसने आयानो कोजी को आइडिया दे दिया है कि बाकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी उसे बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाएगी। होरिकिता इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे प्रॉब्लम थी कि आयानो कोजी को इतनी सीरियस चोट लगी है, लेकिन आयानो कोजी उसे शांत करता है और कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नानासे कहती है कि उसने 2 करोड़ पॉइंट के लिए होजिन का साथ दिया, क्योंकि अगर वो पॉइंट किसी और क्लास को मिल गए तो उनकी क्लास काफ़ी पीछे रह जाएगी। आयानो कोजी को बाहर करने का उसका एक और कारण था। वो आयानो कोजी की तरफ देखती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि आयानो कोजी इस स्कूल के काबिल है। पहली बार आयानो कोजी उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखता है, जिसका कारण उसे नहीं पता था। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन मंडे को नानासे और होरिकिता मीटिंग रखते हैं और सक्सेसफुली एक दूसरे की क्लास के साथ कोऑपरेट करके सभी के लिए सूटेबल पार्टनर्स कंफर्म कर लेते हैं। कोएंजी अभी भी कोऑपरेट करने से मना कर रहा था, लेकिन जब नानासे उससे बात करती है और उसे अपना पार्टनर बनने का ऑफर करती है तो वो आसानी से मान जाता है। ये देखकर आयानो कोजी और होरिकिता दोनों काफी सरप्राइज थे। आयानो कोजी का हाथ सीरियसली इंजर्ड था और काफी स्टूडेंट उसके हाथ को देखकर सरप्राइज थे, लेकिन चाबाशिरा और माशिमा सेंसे की मदद से इस चोट की असलियत बाहर नहीं आती। कुछ दिनों के बाद एग्जाम का रिजल्ट का दिन आता है। चाबाशिरा क्लास में एंटर करती है और कहती है कि टेस्ट का रिजल्ट ब्लैक बोर्ड पर शो हो जाएगा, या फिर वो अपने टैबलेट पर भी चेक कर सकते हैं। होरिकिता की नजर आयानो कोजी पर थी। देखना था कि दोनों में से किसके ज्यादा मार्क्स हैं। सभी स्टूडेंट अपने अपने रिजल्ट चेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आयानो कोजी दूसरों के मार्क्स चेक करना शुरू करता है। देखने पर पता चलता है कि इस बार सभी स्टूडेंट एक्सपल्शन से बच गए थे। होरिकिता ने मैथ के सब्जेक्ट पर कंपटीशन लड़ने का फैसला लिया था। आयानो कोजी मैथ के रिजल्ट को खोलता है। होरिकिता ने 87 मार्क्स स्कोर किए थे। उसके बाद केसे ने 84 पॉइंट्स। उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स 70s में थे। क्लास अपने अपने रिजल्ट को देखकर काफी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे क्लास में शोर कम होता है। चाबाशिरा की नजर आयानो कोजी पर पड़ती है। परफेक्ट स्कोर? सीरियसली? एक स्टूडेंट बोलता है। आयानो कोजी ने मैथ में फुल 100 मार्क्स स्कोर किए थे, जबकि बाकी के सब्जेक्ट में उसने एवरेज 70 मार्क्स लिए थे। सभी यही सोच रहे थे कि सिर्फ यही एक सब्जेक्ट में उसने परफेक्ट मार्क्स क्यों स्कोर किए। यह टेस्ट एक्चुअली में काफी डिफिकल्ट था। आयानो कोजी जानबूझकर परफेक्ट स्कोर लाता है, क्योंकि सुकीशिरो के एक्शन की वजह से वो अटेंशन में जरूर आएगा। इससे पहले वो धीरे धीरे अपनी कुछ एबिलिटी स्टूडेंट को शो करने का फैसला लेता है। सुडो, जो कि नॉर्मली इके के साथ मिलकर क्लास में आयानो कोजी की स्कोर को लेकर हल्ला मचाता, वो अभी शॉक तो जरूर था, लेकिन चुपचाप बैठा था। पिछले दिन आयानो कोजी की एबिलिटीज देखकर वो बाकी स्टूडेंट से कम सरप्राइज था। आयानो कोजी अब स्टूडेंट से डील करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। जैसे ही चाबाशिरा क्लास से जाती है, सबसे पहले आयानो कोजी ग्रुप का मेंबर केसे वहां आता है। केसे अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट्स में से एक था। ऑफ कोर्स उसके पास आयानो कोजी के लिए काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। इतने में होरिकिता वहां आ जाती है और केसे से कहती है कि वो आयानो कोजी से पहले बात करना चाहती है। आयानो कोजी होरिकिता की बात मानता है और केसे से माफी मांगकर क्लास से बाहर जाता है। जब फाइनली दोनों अकेले होते हैं तो होरिकिता अपनी हार मानती है। वो कहती है कि उसने अपना बेस्ट दिया था, फिर भी वो परफेक्ट स्कोर लेकर आया है। आयानो कोजी उसे रीमैच के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि उसे तो टेस्ट का फाइनल क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया था। वो अपनी नॉलेज से उसे सोल्व ही नहीं कर सकती। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो आगे जाकर कब उन क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेगी। आयानो कोजी कहता है कि शायद जब वो कॉलेज जाएगी तब उसे ये सब सिखाया जाएगा। होरिकिता गिव अप कर देती है और कहती है कि ये उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, पर वो अपनी हार मानती है। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद भी अगर वो आयानो कोजी की एबिलिटीज को नहीं मानती तो वो खुद को बेवकूफ ही साबित करेगी। होरिकिता उससे स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बात करने ही लगती है कि चाबाशिरा वहां आ जाती है। वो कहती है कि डायरेक्टर सुकीशिरो उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। दोनों ऑफिस की ओर चलना शुरू कर देते हैं। आयानो कोजी ने चाबाशिरा को ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया था, ना ही उसने 2 करोड़ के पॉइंट वाली बात बताई थी। चाबाशिरा आयानो कोजी के परफेक्ट स्कोर से काफी खुश है। वो पूरी श्योर है कि आयानो कोजी काफी स्पेशल है। इतने में आयानो कोजी ऑफिस पहुंचता है और चाबाशिरा वहां से चली जाती है। आयानो कोजी सुकीशिरो से कहता है कि उसे बुलाने के लिए चाबाशिरा की जरूरत नहीं थी। आयानो कोजी नहीं चाहता था कि सुकीशिरो को पता लगे कि स्कूल के 2 टीचर उसके साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो पजल होने की एक्टिंग करता है कि उसने क्यों अचानक उसे ऑफिस में बुलाया। सुकीशिरो कहता है कि अप्रैल खत्म होने को आ रही है,
वो देखना चाहता है कि क्या आयानो कोजी ने उसके व्हाइट रूम से भेजे एजेंट का पता लगाया है या नहीं। सुकीशिरो ने आयानो कोजी के साथ शर्त लगाई थी कि अगर अप्रैल खत्म होने तक वो व्हाइट रूम के एजेंट को ढूंढ लेगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयानो कोजी को इसके बारे में नहीं पता। वो कोई नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो श्योर नहीं है। आयानो कोजी कहता है कि इस पूरे मंथ में उसे कोई हिंट भी नहीं मिला कि कोई स्टूडेंट व्हाइट रूम का एजेंट हो सकता है। ये सुनकर सुकीशिरो खुश होता है और कहता है कि वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों से व्हाइट रूम के एजेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है कि एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट कैसे बिहेव करता है। इसका मतलब वो इसके बारे में काफी महीनों से प्लान कर रहे थे। उसके बाद सुकीशिरो उसे वापस जाने को कहता है। जाने से पहले आयानो कोजी उसे कहता है कि शायद उसने कोई गलती की है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सुकीशिरो तो उसे अप्रैल खत्म होने तक स्कूल से बाहर करना चाहता था। उसे तो लगा था कि इस स्पेशल एग्जाम का व्हाइट रूम का एजेंट पूरा फायदा उठाएगा और उसे बाहर करने के लिए उससे पेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिवाय सुबाकी के किसी भी फर्स्ट ईयर ने उसके साथ पेयर बनाने की रिक्वेस्ट या फिर कोशिश नहीं की। इवन कि सुबाकी ने भी ज्यादा कोई कोशिश नहीं की। उसे तो ये लगने लगा है कि स्कूल में व्हाइट रूम का एजेंट ही नहीं है। सुकीशिरो कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं, उसके पास अब काफी टाइम है। वैसे भी वो नहीं चाहता कि वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा करे और आयानो कोजी को व्हाइट रूम के एजेंट के बारे में पता लगे, इसलिए वो उसे बाहर करने के लिए अपना टाइम लेगा। आयानो कोजी कहता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट रूम का एजेंट ने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया होगा। अगर वो इसके बारे में सोचता है तो सिचुएशन काफी क्लियर हो जाती है। सुकीशिरो हंसता है और कहता है कि हाँ, उसका प्लान आयानो कोजी को अप्रैल में ही निकालने का था, लेकिन व्हाइट रूम के एजेंट ने उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दिया। वो आयानो कोजी को वार्निंग देता है कि सिर्फ वो ही नहीं है जिसने व्हाइट रूम के एजेंट को भेजा है, ऊपर से उसके एजेंट ने उसके ऑर्डर्स फॉलो भी नहीं किए, जिसके चलते सुकीशिरो के सुपीरियर्स उससे खुश नहीं होंगे और हो सकता है कि वो अपना कोई एक्शन ले। सुकीशिरो कहता है कि चाहे वो उनके हाथों से यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर वो इस काम में फेल हो जाता है तो उसे सिंपली रिप्लेस कर दिया जाएगा। आयानो कोजी सोचता है कि उसे लगा था कि व्हाइट रूम का एजेंट और सुकीशिरो एक साथ हैं। अगर वो सब सच बोल रहा था तो वो एजेंट ऐसा क्यों कर रहा था? अगर वो साथ होते तो आयानो कोजी के बाहर होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते। क्या वो वाकई में उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा था? आयानो कोजी को पता है कि उसे सुकीशिरो की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जाने से पहले सुकीशिरो एक बार फिर से आयानो कोजी को खुद से ही स्कूल से बाहर निकलने को कहता है। वो कहता है कि व्हाइट रूम के स्टूडेंट्स में आयानो कोजी के लिए काफी नफरत और जेलसी भरी पड़ी है। ऊपर से वो उसका ऑर्डर भी नहीं फॉलो कर रहे, सो उसे नहीं पता कि वो आयानो कोजी के साथ क्या करेंगे। ये सुनकर आयानो कोजी वहां से चला जाता है। इस स्पेशल एग्जाम के बाद सेकेंड ईयर की ओवरऑल स्कोर थी ये। इसके साथ हमारी सेकेंड ईयर की फर्स्ट वॉल्यूम होती है खत्म। सो कैसी लगी तुम लोगों को ये वॉल्यूम? क्या लगता है इन सभी फर्स्ट ईयर में से व्हाइट रूम का एजेंट कौन हो सकता है? इचिका, नानासे, होसेन या फिर यागामी, या फिर वो क्लास सी के दो स्टूडेंट सुबाकी और उतोमिया, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना हो और अभी तक उसने कोई एक्शन ना लिया हो। खैर, ये वॉल्यूम काफ़ी लंबी हो गई। सेकेंड वॉल्यूम भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। कोई कंप्लेंट या कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी की वीडियोस भी चेकआउट करो। थैंक यू।